हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करने वाले हम यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 11th मार्केटिंग। इसका नाम है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सेगमेंटेशन का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दी सेगमेंटेशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, मार्केट बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर की नीड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ें एक इंसान के लिए तो सब कुछ हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ सब इंसानों के लिए सब कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। देखिए, ऑल द कस्टमर्स इन द ब्रॉडली डिफाइंड मार्केट डोंट हैव सेम नीड्स। सारे कस्टमर्स की नीड्स सेम नहीं होती। दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं हो सकते। टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सेम। एक चीज़, वन कैन नॉट बी एवरीथिंग टू एवरीवन। एक चीज़ सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकती, लेकिन बट कैन बी एवरीथिंग टू अ सिलेक्टेड फ्यू। यही है फाउंडेशन फॉर द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है? सेगमेंटेशन में हम हीट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमें अपनी पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और हर एक टुकड़े में सेम और सिमिलर कस्टमर्स होने चाहिए जिनकी बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सेम हो, जो सेम चीज़ परचेज करना चाहते हो। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हीट्रोजीनियस मार्केट इनटू अ होमोजीनियस सब यूनिट। Process of grouping similar consumers or business customers together in a market segment having similar requirements, needs and buying characteristics। ऐसे कस्टमर जिनकी रिक्वायरमेंट सेम हो, जिनकी बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो और आपको उनको क्या करना है, साथ में ग्रुप करना है। इसी को कहा जाता है जैसे किसी बिजनेस के कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल कैडबरी है। अगर उनका फोकस है कि भाई हमें बच्चों पर फोकस करना है, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो बच्चों को पसंद आए। तो ये उनका सेगमेंट हो जाएगा कि वो टारगेट करते हैं किसको, बच्चों को। ऐसे ही अगर किसी का बिजनेस है मेडिसिन का, तो उसका मोस्टली टारगेट क्या रहता है, बूढ़े लोग, ओल्ड एज पीपल, क्योंकि ज़्यादा बीमार वही होते हैं। तो ऐसे ही मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है सेगमेंटिंग, दूसरा स्टेज है टारगेटिंग और तीसरा स्टेज है पोजीशनिंग। सबसे पहला सेगमेंटेशन करेंगे, फिर टारगेटिंग करेंगे और फिर पोजीशनिंग करेंगे। अब सेगमेंटिंग कैसे होती है? सेगमेंटिंग होती है टू अनकवर द वेरियस सेगमेंट इनटू विच कस्टमर फॉल्स। हमें क्या करना है, सारे के सारे सेगमेंट्स को समझना है। फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि सारे सेगमेंट्स अलग अलग क्यों हैं। सारे सेगमेंट्स अलग अलग होंगे, लेकिन एक सेगमेंट में जो लोग होंगे, जो कस्टमर्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेगमेंटेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स दैट विल मैक्सिमाइज द डिफरेंसेस बिटवीन सेगमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस निकालने हैं, while simultaneously minimizing the difference within each segment। और हमें विद इन ईच सेगमेंट में डिफरेंसेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। दो चीज़ें करनी है, डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ाना है और जो एक सेगमेंट में कस्टमर्स हैं उनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज़ को पता लगाना है। ये देखिए, ये है हमारी मार्केट। ठीक है, हमारी मार्केट कैसी होती है, हीट्रोजीनियस मार्केट। एग्रीगेटेड मतलब टोटल मार्केट, पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं। पूरी मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकार के, बहुत अलग अलग ढंग के लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। उनको आपको क्या करना है, ऐसे सेगमेंट्स में बांटना है। ठीक है, आप सेगमेंट्स देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में आपको बांटना है। आपने क्या किया, सेगमेंट कर दिया इनटू होमोजीनियस सेगमेंट्स। होमोजीनियस मतलब सेम। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम लोगों को, सेम कस्टमर्स को आपने एक एक बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, ये समझो पूरी मार्केट को आपने बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है और सेम बॉक्स में आपको सेम लोगों को डालना है जो सेम चीज़ खरीदना चाहते हैं, जिनकी सेम नीड्स हो। जैसे बूढ़े लोगों को हम एक साथ डाल देंगे क्योंकि उन सबको ही मेडिसिन लेनी है, उन सबको ही वॉकिंग स्टिक्स चाहिए होती हैं। अगर हम उसकी बात करें, जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे स्टेशनरी चाहिए होगी। जो बच्चा स्कूल जाता है उसे चाहिए होगी स्टेशनरी, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा। तो उनको भी क्या कर सकते हैं, हम एक सेगमेंट बना सकते हैं। अब सेम उस सेगमेंट में जो कस्टमर्स हैं, जैसे हमारा सेगमेंट हमने डिसाइड किया ओल्ड एज पीपल, तो उन सब पीपल में आपको क्या करना है, सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें करी हमने, ओल्ड एज पीपल को पूरी की पूरी मार्केट से अलग एक जगह पर रख लिया, उसे कहा जाएगा मार्केट सेगमेंट। ठीक है, उस सेगमेंट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सिमिलैरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ कि उनकी नीड्स क्या सिमिलर हैं, उनकी बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हर एक सेगमेंट में डिफरेंस कम करना है,
फोकस इज सिमिलैरिटी, और डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंसेस मैक्सिमाइज करते हैं। फोकस इज डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कोई भी मार्केट, नो मार्केट सेगमेंट इज टोटली होमोजीनियस। देखो अगर आप सारे बूढ़े लोगों की बात करें तो सारे के सारे तो सेम नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेगमेंट बनाने के लिए मार्केटर को क्या करना पड़ता है, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिफरेंट परचेज कॉम्बिनेशन दैट विल सेटिस्फाई नीड्स। उसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े लोगों को उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। इन 1980s वी लुक्ड फॉर द कस्टमर इन द ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में हम अपना ग्राहक देखते थे, अपना कस्टमर देखते थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम हर कस्टमर को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं और उसकी बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और उसकी बेसिस पे ही सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स फ्रॉम सेगमेंटेशन प्रोसेस इन नंबर ऑफ वेज विच आर एज फॉलो। सेगमेंटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे तरीकों से बेनिफिट करता है, चलो वो देखते हैं। कैसे याद करोगे इसको, आपको याद करना है फैम पाइप, ठीक है। कैसे याद करोगे, फैम पाइप। एफ से क्या है, फोकस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे फोकस कर पाते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर, हमें पता चल जाएगा हमारा कॉम्पिटिशन किसके साथ है। मेजरमेंट कर पाएंगे हम अपनी परफॉर्मेंस को। परफेक्ट लाइक मार्केटिंग मिक्स, अब हमें पता है कि भाई कैसा मार्केटिंग मिक्स बनाना है, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को और अच्छे से समझ रहे हैं। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे तरीके से उन्हीं कस्टमर्स पे लगा रहे हैं जो हमारा फोकस है। उसके बाद है इन्वायरमेंट टेकन केयर, इन्वायरमेंट का भी क्या रखते हैं हम, ध्यान रखते हैं। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है हमारा फोकस मार्केट कम्युनिकेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन इस्टेब्लिश करता है दो चीज़ें, कमिटमेंट एंड सिंगल माइंडेडनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि भाई किस इंसान पर फोकस करना है और उसको हमें एक हार्मोनाइज मैसेज भेजना है, एक अच्छा सा मैसेज बना के भेजना है और सबको हम सेम ही चीज़ बोलेंगे। एक ही हमारा विजन होगा और एक ही हमारी वॉइस होगी, वन विजन एंड वन वॉइस। सेगमेंटेशन अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई मीडिया चैनल्स कॉम्पिटेंट टू द टारगेट ग्रुप। अब जैसे हमने फोकस किया है बूढ़े लोगों पर, तो बूढ़े लोगों को हम कैसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से रीच करें कि उन तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुँचे, वो लोग कहाँ मिलते हैं, वो किस प्रकार की मीडिया सोर्स को यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल के बूढ़े लोग ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो हमें न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट्स देने हैं, न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना है, न्यूज़पेपर में एड्स चलवानी है। अगर हमारा टारगेट है यंग वुमेन जो फैशन में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कोई भी, यंग वुमेन को भी हमने और देखा, क्या देखा, यंग वुमेन जो फैशन में इंटरेस्टेड है। पक्का है कि वो कौन सी मैगजीन पढ़ती होगी, फेमिना मैगजीन। तो अब क्या करेंगे मार्केटर, उन्हें फेमिना मैगजीन में क्या करानी है, अपनी एड्स को कम्युनिकेट करना है, पब्लिश कराना है, ठीक है। उन्हें पता चल गया कि भाई मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहाँ से होना चाहिए, फेमिना मैगजीन से होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यंग वुमेन जो फैशन में इंटरेस्टेड है। इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि भाई हमें कहाँ पर कम्युनिकेट करना है, ठीक है। पहला फायदा क्या पढ़ा हमने सेगमेंटेशन का, फोकस मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जब हम मार्केट को इतने अच्छे से कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ अपने बारे में पता नहीं चलता, हमें पूरी मार्केट के बारे में पता चलता है, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से सेगमेंट को वो सर्व कर रहे हैं और उनका वर्किंग प्रैक्टिस क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें पता चलती हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, कौन से सेगमेंट पर वो फोकस कर रहे हैं और उनका वर्किंग प्रैक्टिस क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं। बस टू नो द सेगमेंट विच आर ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्व बेटर। एक तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ गए, दूसरा हम अपने आप को समझ गए और तीसरा हम अपने सेगमेंट को, अपने कस्टमर को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, जिसकी वजह से वी विल सर्व बेटर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवरलुक्ड वी मे फाइंड आवरसेल्फ इन हेड ऑन कोलिजन विद लार्ज कॉम्पिटिटर्स। अब हमें पता चल गया, अगर हम इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे तरीके से देखेंगे, ओवरलुक करना मतलब डिटेल में देखना, और डिटेल में देखेगा तो हमें ऐसा पता चलेगा कि भाई हम लार्ज कॉम्पिटिटर्स के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, मतलब देखिए ज़रा किसमें कितना है दम। हम क्या सेगमेंटेशन करने के बाद हम इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, ओवरलुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स है ना, उनको भी हम हेड ऑन कोलिजन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उनको, देखिए ज़रा किसमें है कितना दम। हम इतने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को लेके और अपनी सर्विसेज को लेके क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बाय इंसाइटफुल सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग, जब हमने सोच समझकर सेगमेंटिंग करी और टारगेटिंग करी है तो कंपनी स्टेज सेट करती है फॉर सर्विंग द कस्टमर एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। अब हमारा कॉम्पिटिशन से इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम आए,
और कंपनी सेट द स्टेज फॉर सर्विंग कंपनीज इतना अच्छे से डिटेल में सेगमेंटिंग करती है और टारगेटिंग करती है, तो कंपनी सेट द स्टेज फॉर, कंपनी स्टेज सेट कर लेती है कस्टमर को सर्व करने के लिए और इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन को क्या करने के लिए, मिनिमाइज। ठीक है, अब हमें इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन क्या करना है, मिनिमाइज करना है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला बंदा क्या बेच रहा है, उसके एक्शन से हमारे प्रोडक्ट पे कम इम्पैक्ट आए, उसे बोला जाता है मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन। Thus, segmentation is a source of competitive advantage. Obviously, competitors जो हैं हमारे, उनसे बेटर हो पाएंगे अगर हम और अच्छे से अपने सेगमेंट को समझते हैं, अपने कस्टमर्स को समझते हैं, और हमारे को अवेयरनेस भी मिलती है किसके बारे में, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपटीशन में क्या क्या चल रहा है, सारी चीज़ों का हमें क्या होता है, अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। दैट वॉज, क्या पॉइंट था हमारा, एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को समझना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या मेजर करते हैं, एक तो मार्केट शेयर मेजर करते हैं, ग्रोथ मेजर करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ टारगेट कस्टमर मेजर करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ रेलेवेंट कॉम्पिटिटर्स टू फॉर्मुलेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज। ये सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेगमेंटेशन इज एसेंशियल। अगर आपको मेजर करना है कि आपका कितना मार्केट शेयर, आपकी कितनी ग्रोथ हुई, आपके टारगेट कस्टमर कितने हैं, आपके रेलेवेंट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब के लिए ही आपको एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज सेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए परफेक्ट लाइक मार्केटिंग मिक्स। अब आपको अपने सेगमेंट के बारे में इतने अच्छे से पता है जिसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके कस्टमर की शॉपिंग हैबिट्स क्या हैं, कब कितना खरीदेगा, कब कितना और कैसे खरीदेगा, ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, 10 खरीदेगा, 20 खरीदेगा, सुबह खरीदेगा, रात को खरीदेगा। इतना आप उस कस्टमर को समझ जाते हो कि वो आपको क्या करता है, इतना आप कस्टमर को समझ जाते हो किसकी वजह से, मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से। आपको पता है आपका कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है, आपका कस्टमर महंगी चीज़ें खरीदना चाहता है या फिर सस्ती चीज़ें खरीदना चाहता है, क्या क्या बेनिफिट्स उसको चाहिए, जो अमाउंट वो पे कर रहा है उसके अगेंस्ट में उसको क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए। तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं कि आपके कस्टमर की शॉपिंग हैबिट्स क्या हैं, प्राइस सेंसिटिविटी समझ जाते हो और क्या क्या बेनिफिट्स उसको चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने मार्केटिंग मिक्स को मोर एक्यूरेट बना पाते हैं, प्राइसिंग डिसाइड कर पाते हैं, और सारी की सारी जितने भी मार्केटिंग मिक्स में चीज़ें आती हैं हम क्या कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं। क्या था हमारा मार्केटिंग मिक्स, 4 P's। ठीक है, उसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन। अब कस्टमर को हम इतने अच्छे से समझ रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, उनकी चीज़ों का, उनकी नीड्स का ध्यान रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर रिलेशंस क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव। सेगमेंटेशन हेल्प टू मीट द कस्टमर नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस एंड शेयर ऑफ वॉलेट। जैसा भी उनको चाहिए, जितना चाहिए, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जितने पैसों में वो खरीदना चाहते हैं, हम उनको वैसा ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं सेगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को ही समझ रहे हैं। कस्टमर फाइंडिंग प्रोडक्ट्स मोर टेलर टू देयर नीड्स वुड बी मोर लॉयल टू द फर्म। अब जितना ज़्यादा आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, उतना ही वो आपके साथ क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, वो आपको स्विच नहीं करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिसोर्स एलोकेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, वी गॉट टू नो हु नॉट टू टारगेट, विच कस्टमर ग्रुप विल बी द बेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि भाई हमें किस पे टारगेट करना है और किस पे टारगेट नहीं करना, कौन सा कस्टमर ग्रुप हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब हमें अपने रिसोर्सेज किस कस्टमर पर इन्वेस्ट करने हैं वो हमें कौन बताता है, मार्केट सेगमेंटेशन। अब हमें पता है भाई हमारा फोकस ओल्ड एज पीपल है, तो अब हम जो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे वो किस पर करेंगे, ओल्ड एज पीपल पर। ठीक है, ओल्ड एज पीपल पे करेंगे और हमारे रिसोर्सेज कम है, बट हम उनको और एफिशिएंटली क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या हो पाती है, बेटर मार्केटिंग, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज आर स्कार्स। आपको पता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज को इतनी स्मार्टली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना है कि हम अपने कस्टमर को बेटर मार्केटिंग कर पाएँ। ठीक है, बेटर रीच कर पाएँ, बेटर प्रोडक्ट दे पाएँ। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है, आपको पता है इसमें इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी मोदी की सरकार है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कभी किसी अदर पार्टी की सरकार है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम देखें एनवायरनमेंट, कहीं पे पॉल्यूशन है, कहीं पे पॉल्यूशन नहीं है, कहीं पे अलग रूल्स हैं, कभी जीएसटी का रेट कुछ चलता है, कभी जीएसटी का रेट कुछ चलता है, उसके अलावा आपका इनकम टैक्स में चेंजेस आते रहते हैं, कभी आपके बिजनेस लॉज में चेंजेस आते रहते हैं। इस प्रकार से आपका जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप बिजनेस करते हो वो क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो देखिए अब हमें क्या ध्यान में रखना है, डायनामिक एनवायरनमेंट का भी ध्यान में रखना है। कस्टमर सेगमेंट्स which are likely to frequent changes due to changing environment can be taken care in strategic management planning।
अब जो हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग होगी उसमें हम ध्यान रखेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस हमारे कस्टमर सेगमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंट क्या है जो चेंज होता रहता है, उसमें जो फ्रिक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं उसमें कस्टमर सेगमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें उसका भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, विच कैन बी टेकन केयर इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। In fact, large companies with resources are at command are leaving mass marketing। अब क्या हो रहा है, मास मार्केटिंग को छोड़ते जा रहे हैं और फोकस किस पे कर रहे हैं कि हम फोकस करें अपने कस्टमर पे और उसी को ही मार्केट करें, उसी तक पहुंचने की कोशिश करें, ना कि हर किसी को मार्केट करें। हमें फोकस करना है कि ये हमारे कस्टमर है और हमें इन्हीं की ही मार्केटिंग करनी है। बड़ी कंपनीज भी अब मास मार्केटिंग छोड़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेशन कंप्लीट। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेगमेंटिंग क्या होता है, क्या करते हैं हम सेगमेंटेशन में। पहली चीज हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, देखिए सेशन नंबर 1 में हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, सेगमेंटिंग इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि कस्टमर्स अलग अलग होते हैं, उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, सब इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके आए कॉन्सेप्ट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता क्या था, पूरी हीट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सब यूनिट्स में डिवाइड करना है और फिर एक सेगमेंट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनके बीच में हमारे को सिमिलर रिक्वायरमेंट और नीड्स को पता करना है और बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना है। सेगमेंटेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इसके बाद हमने पढ़ा सेगमेंटिंग करना क्यों ज़रूरी है। सेगमेंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, 3 रीजंस की वजह से। फैम 5 3 नहीं 7 रीजंस है हमारे। फैम 5, पहला था मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे फोकस कर पाएंगे। जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है हमें समझना है कि वो कहाँ क्या चीज़ वो यूज़ करता है और हमें वही सोर्स के थ्रू उसको मार्केटिंग करनी है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब जब हम मार्केट को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो हम अपने कस्टमर के साथ साथ हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी समझ जाते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी वर्किंग प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, वो कौन से सेगमेंट्स को फोकस करते हैं, क्या वो हमारे जैसे सेम सेगमेंट को फोकस करते हैं या किसी और एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी फोकस करते हैं। हम अपने कस्टमर्स को भी और अच्छे से समझ पाते हैं और इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन को मिनिमाइज कर पाते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट। अगर आपको अपना मार्केट शेयर मेजर करना है, अपनी ग्रोथ मेजर करनी है, अपने कस्टमर्स को मेजर करना है, कोई भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना है तो आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है परफेक्ट लाइक मार्केटिंग मिक्स। आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि आप अपने कस्टमर को इतने एक्यूरेटली समझ रहे हो तो आपको पता है उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्या प्राइस चाहिए, उसको प्रमोट कैसे करें और सारी की सारी चीज़ें आप कस्टमर के बारे में समझ चुके हो, जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा बनता है, बिल्कुल परफेक्ट। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन। अब हम किसी भी पर्सन का भी अगर हम इतना ध्यान रखें कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो बंदा भी खुश हो जाता है। वैसे ही मार्केटिंग में अगर आप अपने कस्टमर को इतना समझ रहे हो तो आपका कस्टमर रिलेशन क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। उसके बाद है बेटर रिसोर्स एलोकेशन। आपको पता है रिसोर्सेज स्कार्स हैं और हमें बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर को, तो बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। हम हर किसी बंदे पर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी बंदे पे फोकस करेंगे जो हमारे मार्केट सेगमेंट में आता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट टेकन केयर। आपका एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस की वजह से आपके कस्टमर पे भी इम्पैक्ट आता है, तो आपको एनवायरनमेंट का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है और वो कैसे आपके कस्टमर को इम्पैक्ट कर रहा है। ये था, दिस इज आवर सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन किस बेसिस पर होता है और टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, किस तरीके से हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए इसके भी हमारे 5 तरीके हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन को करने का क्या बेसिस है, कैसे तोड़े, किस तरीके से तोड़े मार्केट को। इट इज़ अ मिरर थ्रू विच द पॉपुलेशन ऑफ कस्टमर इन इंडस्ट्री आर डिवाइडेड। ये एक तरीका है, ये एक शीशा है जिसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर के पॉपुलेशन को, पूरी इंडस्ट्री में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। द वेरिएबल्स ऑन विच मार्केट सेगमेंटेशन डन आर न्यूमरस। मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए अगर हम वेरिएबल्स को देखना शुरू करें तो वो बहुत सारे हैं। अगर हम एज के थ्रू देख रहे हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, एज के थ्रू देख रहे हैं तो हम चिल्ड्रन, मीडियम एज, उसके बाद ओल्ड एज, ऐसे देख सकते हैं। अगर हम देखें कि जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 3 टाइप के जेंडर्स हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो चेंज होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे सेगमेंटेशन की जाती है और ये न्यूमरस है, मतलब बहुत सारे हैं। उसके बाद देखें कस्टमर को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं वो कौन है, दे आर सेगमेंटेड ऑन डिफरेंट बेसिस। हमें कस्टमर के बारे में पता लगाना है कि भाई हमारा कस्टमर कौन है, हमारा फोकस कौन है। अगर हमारा कस्टमर है मान लो फीमेल हमारे कस्टमर है, तो फीमेल में भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि भाई बच्चों को लेना है, लड़कियों को लेना है,
या फिर आप ये लगा लो टीनेज वाली लड़कियों को फोकस करना है, या बूढ़ी औरतों को फोकस करना है, या 30+ औरतों को फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, हु इज़ योर कस्टमर। देखिए, उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन अब हमने देख लिया भाई, वेरिएबल्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। वेरिएबल बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं। अब हमारे को सेगमेंटेशन में बस ये समझना होता है हमारा कस्टमर कौन है। उसके बाद कस्टमर को समझने के बाद हमने देखा सेगमेंटेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बेसिस देख ली हमने। उसके बाद देखा हमने टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस किस टाइप का हो सकता है, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशन, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। पहला क्या है, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। आप कहाँ पर रहते हो, आपका कस्टमर कहाँ पर रहता है, इट इज़ जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स। कि आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर हम ज़्यादा किसकी बात करते थे, जगहों की बात करते थे, जगह की बात करते थे, प्लेसेस की बात करते थे। तो जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक इज क्लब्ड, इट इज़ नोन एज जियो डेमोग्राफिक, ठीक है। इसको अगर हम क्लब कर दें, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स को अगर हम क्लब कर दें तो वो क्या बन जाएगा, जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें हमें कस्टमर को डिफाइन करना है किसके बेसिस पे, कि उनका किस कंट्री में बर्थ हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है, कंट्री में भी किस रीजन में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा जो कस्टमर है वो इंडियन है, यूके से है, अमेरिका से है, या फिर नेपाल से है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पे भी हो सकता है। अब कंट्रीज़ में भी हम ये देख सकते हैं कि भाई वो कहाँ रहता है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से रीजन में रहता है, नॉर्थ में रहता है, साउथ में रहता है, वेस्ट में रहता है, ईस्ट में रहता है, कौन सी स्टेट में रहता है, दिल्ली में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, नेपाल में रहता है, भूटान में रहता है। सारी चीज़ें मैटर करती है, कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट, कौन सी लोकेशन, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर डूइंग सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स। लोकेशन डजंट मीन दैट ऑल कस्टमर्स इन अ लोकेशन विल बिहेव द सेम वे। ज़रूरी नहीं है नॉर्थ में जो पीपल रहते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से ही बिहेव करें। ज़रूरी नहीं है नॉर्थ में सबको ही चाउमीन पसंद हो, ज़रूरी नहीं है साउथ इंडिया में सबको ही इडली डोसा पसंद हो, ठीक है। बट द अप्रोच हेल्प आइडेंटिफाई, लेकिन अप्रोच हेल्प करती है एक जनरल पैटर्न को समझने की कोशिश करने में। माना जाएगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोगों को चाउमीन पसंद है, मोस्टली लोगों को पाव भाजी पसंद है। माना जाएगा कि महाराष्ट्र में मोस्टली लोगों को वड़ा पाव पसंद है, ठीक है। ये तो नहीं है कि सब कस्टमर सेम होते हैं, बट मोस्टली कस्टमर का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्टली कस्टमर्स को क्या चीज़ें कैसे पसंद होंगी। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी में बी, जियोग्राफी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है ग्लोबल, उसके बाद ग्लोबल रीजनल। ग्लोबल मतलब कौन सी कंट्री में रहता है, ग्लोबल रीजन मतलब नॉर्थ साइड रहता है, ईस्ट साइड रहता है, वेस्ट साइड रहता है, या फिर साउथ साइड रहता है। वैसे ही नेशनल मतलब इंडिया में रहता है, यूके में रहता है, किधर रहता है। अगर नेशनल रीजनल की बात करें तो इंडिया के रीजन की बात होगी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, या फिर ईस्ट इंडिया। और उसके बाद सिटी एंड स्टेट, इंडिया में कौन सी स्टेट में रहता है, कौन सी सिटी में रहता है। अगर दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में भी कहाँ रहता है, जमुना पार रहता है या जमुना पार नहीं रहता है। उसके बाद उसके नेबरहुड और लोकल कौन है, भाई जैसे नरेला में रहता है तो उसका हरियाणा भी पास में है और दिल्ली भी पास में है, तो उसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद है टोपोग्राफी के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे कि भाई गर्मी कहाँ ज़्यादा होती है, सर्दी कहाँ ज़्यादा होती है, इसके बेसिस पे कर सकते हैं ज्योग्राफी की बात करें तो। इन केस ऑफ लार्ज कंपनीज दीज रीजन्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू साइजेस। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पूरे रीजन को इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई हम इस जगह के, मान ले वो नॉर्थ इंडिया के कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 केसेस में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट कंट्री हैं तो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कैडबरी की, कैडबरी चॉकलेट बनाता है, ठीक है, इंडिया के लिए भी बनाता है, एक्सपोर्ट भी होती है उसकी, बाहर कंट्रीज में भी बिकती हैं। तो इंडिया के लिए जो वो बनाता है ना, तो वो ऐसी बनाता है सस्ती बस्ती चॉकलेट्स, लेकिन जो वो बाहर एक्सपोर्ट करता है वो उसकी चॉकलेट्स कैसी होती हैं, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही टेस्टी। तो डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है और डिफरेंट ही हमारे गोल्स हो जाते हैं, डिफरेंट ही हमारी मार्केटिंग हो जाती है। कमिंग टू ज्योग्राफिकल डेंसिटी, अगर ज्योग्राफिकल डेंसिटी देखी जाए कि भाई वहाँ कितने लोग रहते हैं, गांव वाला एरिया है या सिटी वाला एरिया है, उसको बोलते हैं अर्बन एरिया है, सब अर्बन है, या फिर रूरल एरिया है। इस तरीके से भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्लाइमेट के बेसिस पे कर सकते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है। लोकेलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसी लोकेलिटी है, कैसे लोगों का खान पान है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। कस्टमर इन डिफरेंट रीजन्स में हैव डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, मे रिक्वायर मार्केटिंग डिफरेंटली। सबका अपना अपना कल्चर होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग चलता है, हरियाणा में अलग चलता है, राजस्थान में अलग चलता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में भी बात करें ना तो 10 से 15 टाइप का आपको कल्चर मिल जाएगा। तो हर किसी का अपना कल्चर है, तो हमें फोकस करना है कि हमारा कस्टमर कौन है और कस्टमर कैसा कल्चर फोकस करता है, फॉलो करता है, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग करेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में तो इतने प्रकार के लोग रहते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी है कि हम सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ अपने कस्टमर में। जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सेगमेंट में कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स आर टाइप ऑफ कॉमर्स, टूरिस्ट लोग हैं, लोकल वर्कर हैं, रेजिडेंट हैं, बिजनेस हैं, या फिर रिटेल इस्टेब्लिशमेंट,
कंपटीशन, लेजिस्लेचर, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑपरेशन। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज गुड टू गाइड द मीडिया प्लान, कि हमें मीडिया को कैसे प्लान करना है, और क्रिएटिव एजेंसीज को हेल्प करने में टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग सेगमेंट टू लाइफ, सेगमेंट को जिंदा कैसे करें, उसमें जान कैसे डालें, वो कौन हेल्प करता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नॉर्थ इंडिया वालों को 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा अगर हम बोलेंगे कि भाई पाव भाजी की बात हो रही है, भाई छोले भटूरे की बात हो रही है। हम दिल्ली वाले तो इतने कनेक्ट करने लग जाते हैं अगर छोले भटूरे की कहीं बात ही शुरू हो जाए तो। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, कस्टमर को डिफाइन करना है किस बेसिस पे, पहला किस कंट्री में रहता है, कौन सी लोकेशन में, किस रीजन में, किस स्टेट में, पहला पॉइंट तो ये था। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल रीजन, सिटी, स्टेट, नेबरहुड, लोकल, टोपोग्राफिक, क्लाइमेट, ये सब समझना है। ठीक है, क्लाइमेट में हम क्या समझेंगे, क्लाइमेट में हमने देखा था कि हमें समझना है वार्म है, कोल्ड है, रेनी है, कैसी लोकेलिटी में रहता है, क्या कल्चर फॉलो करता है, कैसी लोकेलिटी में रहता है, क्या कल्चर फॉलो करता है। इंडिया में आपको पता है बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सेकंड सेगमेंटेशन किस बेसिस पे होती है, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। पॉपुलेशन को अब हम किस बेसिस पे तोड़ेंगे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एथनिक ओरिजिन, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, फैमिली साइज, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। पर्सनल से ही आ जाता है, किसी पर्सन के पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर है, मैं हूँ तो मेरी एज क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा फैमिली साइज क्या है, मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ या जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मैं कितना कमाती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिस रहती हैं किसमें, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि भाई हमारा कस्टमर कौन है। अगर हमारा कस्टमर हम चाहते हैं कि भाई जेंडर के बेसिस पे करें, तो अगर हमने फोकस किया है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ मेन शर्ट्स बेचना चाहते हैं, तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, वही जेंडर देखेंगे कि भाई मेन की शर्ट्स बना रहे हैं तो हम किसको फोकस करेंगे, मेन को फोकस करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम फोकस करें, अगर हमारा प्रोडक्ट ही क्या है, मेकअप, तो हमारा कस्टमर जेंडर के बेसिस पे क्या होगा, फीमेल, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ही यूज़ करती हैं। तो ये रहता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन विच इज़ पर्सनल। किस पे फोकस करेंगे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फोकस ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। इस मेथड में आपको, इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे बेसिस मिल जाएंगे सेगमेंटेशन के। पहला बेसिस क्या है, एज क्राइटेरिया। जैसे हमने पहले डिवाइड किया था, भाई न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा पहले पैदा होता है, फिर चिल्ड्रन बनता है, फिर टीनेज में आ जाता है, फिर यूथ बन जाता है, फिर मिडिल एज पीपल हो जाते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं। ठीक है, पेमेंट मोड्स देखें तो ऑनलाइन कौन करेगा, यंग आजकल फोकस करता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट ले ले। उनको तो भाई रिक्शा वाले भैया का भी वो मांगते हैं, भैया QR दे दो, हम आपको 10 रुपये भी ऑनलाइन पे करेंगे। तो हमारे जो यंग जनरेशन है, इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आज भी किस में डील करना चाहते हैं, कैश में डील करना चाहते हैं। पीपल एट 50 और अबव, उनकी ग्रे मार्केट होती है, थर्ड एज पीपल। ठीक है, इनको बोला जाता है थर्ड एज ग्रुप, ग्रे मार्केट। जो लोग 50 साल से ऊपर होते हैं उनको बोला जाता है थर्ड एज ग्रुप। सेगमेंटेशन बाय एज कैन बी डन लाइक स्कूल एज चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कैसे डिवाइड कर दिया इन्होंने, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, तो इस बेसिस पे सेगमेंटेशन कर दिया। उसके बाद टीन्स, और एक होता है प्री टीन्स, टीन से थोड़ा पहले, जो टीन्स में आने वाले हैं। जैसे टीन कब से स्टार्ट होता है, 13। ठीक है, उससे पहले क्या हो गया, 10, 11, 12। वो फोकस कर रहे हैं प्री टीन्स भी, 10, 11, 12 साल के बच्चों को भी फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस कर रहे हैं टीन्स पे भी, 13 to 19। ठीक है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन पीपल, ऑन चिल्ड्रन जो कितने साल के हैं, 13 से 19 साल के हैं। प्री टीन्स को भी फोकस कर रहे हैं, 10, 11, 12 साल वालों को भी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता हो, अगर आप कौन सी जनरेशन के हो, जेनजीज हो, जनरेशन Z हो। उसके बाद होती है जनरेशन X, एक होती है जनरेशन Y, एक होती है बेबी बूमर्स, एक होते हैं सीनियर्स। ठीक है, ये होती है अलग अलग जनरेशन। अगर आपका फोकस है भाई मैं जेनजीज को बेचना चाहता हूँ, तो आपको जेनजी वाला ही चीज़ें, जेनजी वाली ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका फोकस है जनरेशन X, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देन कम्स टू जेंडर। जेंडर हमारा होता है मेल, फीमेल, एक और है ट्रांसजेंडर, वो मेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे वुमेन है वो फोकस करेंगे क्या, कि भाई हमें स्कूटी ज़्यादा पसंद है, और बॉयज़ को मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, सेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट जेंडर डिफरेंट प्रोडक्ट, समझ गए। उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए द फैमिली लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट चार्ट द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू द डेथ। ये देखते हैं हम इस एग्जाम्पल से। ठीक है, ये देखिए बैचलर स्टेज में है, यंग एंड सिंगल पीपल, मेरे जैसे यंग और सिंगल पीपल। ठीक है, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, न्यूली मैरिड हो जाते हैं, शादी हो जाती है। ये हमारा है अक्षत बच्चा। ठीक है, उसको मिल गई मिसेज अक्षत, उसको हो गया प्यार। ठीक है, उसको हो गया प्यार। ठीक है, प्यार हो गया, उसके बाद क्या हो गई, शादी। ठीक है, तो अब वो क्या बन गए, न्यूली मैरिड कपल। उसके बाद उनको हो गया फर्स्ट बेबी, मिस्टर चुन्नू। क्या नाम रखा उन्होंने, मिस्टर चुन्नू। ये होता है फुल नेस्ट 1, मतलब आपकी फैमिली कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। आपका जो नेस्ट है उसमें आप हो, आपकी बीवी है, और आपका एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। उसके बाद मिस्टर चुन्नू ग्रो हो रहे हैं, ये हो जाएगा आपका फुल नेस्ट 2।
ठीक है, सेम है, आप हो, आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है। उसके बाद हो जाता है एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी नेस्ट का मतलब क्या होता है, चुन्नू को मिल गई उसकी चुन्नी और वो अपनी लाइफ जीने के लिए अलग हो गया। तो अब आपकी लाइफ में कौन बचा, आप और आपकी बीवी, विद नो चिल्ड्रन लिविंग विद देम। उसके बाद क्या स्टेज आ जाता है, सॉलिटरी सर्वाइवल। आप में से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है और एक रह जाता है, उसको बोला जाता है सॉलिटरी सर्वाइवर। ये होते हैं स्टेजेस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है पूरी साइकिल। क्या होता है, सबसे पहले बैचलर स्टेज पे होते हैं, फिर उसके बाद न्यूली मैरिड कपल हो जाता है, फिर उसके बाद फुल नेस्ट 1, फुल नेस्ट 2, फिर उसके बाद एम्प्टी नेस्ट मतलब बच्चा छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सॉलिटरी सर्वाइवर, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये रहता है हमारा फुल नेस्ट। ये होता है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल हैव डिफरेंट नीड्स फ्रॉम ईच अदर। देखिए, जब आप बैचलर स्टेज पे होते हैं, हमारे को चाहिए होता है कि भाई ब्रांड न्यू आईफोन दिला दो। फिर जैसे ही हमारी शादी हो जाती है या किसी भी पर्सन की शादी हो जाती है, तो उस पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अपने आईफोन से पहले वो क्या करता है, अपनी बीवी का मेकअप लेना फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी नीड्स क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, कमिंग टू फुल नेस्ट 1, भाई बच्चा पैदा हो गया तो हमें हमारा फोकस रहता है उसका फ्यूचर सिक्योर करें, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चा बड़ा हो गया, आप क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई पे ध्यान करेंगे। पहले उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया, उसको जो भी इंजेक्शंस लगते हैं और जितनी भी उसकी हेल्थ केयर के लिए चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें होती है फुलनेस 1 में। फुलनेस 2 पे फोकस किस पे आ जाता है कि भाई बच्चे की एजुकेशन करानी है, बच्चे को अच्छी हॉबीज सिखानी है, तो कैसी क्लासेस दिलानी है, तो ये रहता है फुलनेस 2 में। एम्प्टीनेस में भाई आपका बच्चा छोड़ के चला गया, तो आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी वाइफ के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल में चेंजेस आते रहते हैं। आप अलग अलग स्टेजेस पे हो गए लाइफ में, सबका सिमिलर रहता है, मोस्टली लोगों की यही लाइफ साइकिल रहती है। ठीक है, तो हर स्टेज पर नीड्स क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रेस। रेस क्या है, हिंदू लोग अलग हैं, चाइनीज लोग अलग हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। हिंदूज अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, चाइनीज अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इनके त्यौहार भी अलग होंगे। ये कहते हैं, इसे कहा जाता है रेस के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना। अब दिवाली पे क्या करते हैं, हम पटाखे बेचते हैं, तो ये जिनका प्रोडक्ट पटाखे हैं, तो वो किस पे फोकस करेंगे, हिंदू लोगों पे फोकस करेंगे। क्या वो चाइनीज पे फोकस करेंगे। मान लो प्रोडक्ट पटाखे है, देखो न्यू ईयर पे भी फटते हैं और दिवाली पे भी फटते हैं पटाखे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है पटाखे। और अभी हमें देखो, अगर दिवाली आ रही है तो हमारा फोकस रहेगा, मार्केट सेगमेंट होगा हमारा हिंदूज। अगर न्यू ईयर आ रहा है तो हमारा फोकस होगा चाइनीज। ठीक है, ये रहता है मार्केट सेगमेंट को समझना। आपको समझना है अपने कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। देन कम्स टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में होती है हमारी, देखो मेरे को तो 3 ही पार्टियों के नाम पता है। एक है हमारी बीजेपी, ठीक है, एक हमारी कांग्रेस, और ये हमारी बीएचपी जिसका साइन होता है एलिफेंट। ठीक है, अब क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, बीजेपी वाली पहनते हैं सैफरन कलर की कैप, कांग्रेस वाले पहनते हैं वाइट कैप, बीएचपी वाले पहनते हैं ब्लू कैप। ये गलती से लिख दिया मैंने बीजेपी, ये है बीएचपी। ठीक है, ये क्या होता है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है, तो इनकी डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से इनकी डिमांड्स हैं। ये हो जाता है पर्सनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, फैमिली साइज। फैमिली साइज से क्या कहना चाह रहे हैं, ये जॉइंट फैमिली है या फिर स्मॉलर फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली है तो हम क्या करेंगे, लार्जर पैक्स खरीदेंगे। स्मॉल फैमिली है तो स्मॉल पैक्स में भी हो जाएगा हमारा। तो इस बेसिस पे क्या हो सकता है, हम कस्टमर को समझ सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल साइकिल, साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। हेयर द क्रोनोलॉजिकल एज मे नॉट नेसेसिटी। आपकी जो, मान लो आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हम कौन सी एज देखेंगे, आपकी हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एज। ठीक है, हेयर द chronological age may not necessarily the factor of greater importance in determining consumption pattern, rather it is transformation of attitudes and expectation that becomes a more important factor। अब हम फोकस करेंगे आपके एटीट्यूड पे, आपके एक्सपेक्टेशन पे। देखिए, हर इंसान की मेच्योरिटी क्या होती है, अलग होती है। ऐसे भी एडल्ट्स हैं जो आज भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी से बूढ़ों की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस शोज योर साइकोलॉजिकल लाइफ। आपको क्या बोला जाएगा, अगर आप कोई एडल्ट हो और आप बच्चों की तरह बिहेव करते हो तो आपको बोला जाएगा किड एडल्ट्स, और आप कोई यंगस्टर हो लेकिन बूढ़ों की तरह बिहेव करते हो तो आपको बोला जाएगा ओल्ड यंगस्टर्स। ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में बता रहा है, ना कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। ये नहीं कि आप 15 साल के हो या 14 साल के हो, एज से तो आप टीनेजर हो, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके एक्सप्रेशन हैं, वो कैसे हैं, किसी एडल्ट की तरह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेगिसिटी, रिफाइनमेंट ऑफ द फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम एंड शोइंग डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स एस्पिरेशन टू पीपल एज दे प्रोसीड देयर लाइफ। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप उसके बाद या तो क्या होगे, डिपेंडेंट होगे, प्री फैमिली स्टेज पे होगे, फैमिली स्टेज पे होगे, लेट स्टेज पे होगे। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो बेटर ऑफ या फिर वर्स ऑफ, फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब हम फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को और तोड़ें, फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को अगर और तोड़ें कि आप भाई किस स्टेज पे हो फैमिली में,
और उसके बाद भी हम आपकी क्या देखें, आपका बिहेवियर देखेंगे और एस्पिरेशन टू द पीपल एज दे प्रोसीड थ्रू द लाइफ। देखिए स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए या तो आप डिपेंडेंट हो, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, या आप प्री फैमिली हो, आपकी फैमिली बनने वाली है, या आपकी फैमिली बन चुकी है, या आपकी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेट फैमिली। ठीक है, अगर फैमिली वाला पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, उसके बाद हम देखते हैं आप बेटर ऑफ हो या वर्स ऑफ हो। ठीक है, आप खुश हो या खुश नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं आपकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि आप व्हाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, आप ऑफिस में बैठते हो या आप ऑफिस में नहीं बैठते हो, आप एसी वाले ऑफिस में बैठते हो या आप एसी वाले ऑफिस में नहीं बैठते हो। ये हो जाएगा आपका सिगेसिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ नेबर एंड ड्वेलिंग। जियो डेमोग्राफी में बी यूज फॉर सेगमेंटिंग बाय फोकसिंग ऑन लोकल नेबरहुड geography. Local neighborhood geography. The proposition is that neighborhood area in which a consumer lives will be reflected in one's professional status. अब देखिए आप कहाँ रहते हो और आप कैसे हो, ये आपके नेबरहुड एरिया से भी कहीं ना कहीं पता लगाया जा सकता है। आपका कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो होता है टाइप ऑफ नेबरहुड एंड ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब जहाँ आप रहते हो। ठीक है, आपका प्रोफेशनल स्टेटस पता चलेगा, आपकी इनकम पता चलेगी, लाइफ स्टेज पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है। किससे? कि आप कैसे लोकेलिटी में रहते हो, कैसे आपके नेबर्स हैं। जो डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्वेलिंग में रहते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। ठीक है, बट इन वन काइंड ऑफ ड्वेलिंग सिचुएटेड इन वन लोकेलिटी दे हैव सिमिलैरिटी ऑफ नीड्स। अगर आप देखेंगे तो एक एरिया के लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर आप अलग अलग जगह रहते हो, अलग अलग आपकी नीड्स हो जाएंगी। अगर आप एक जगह पर रहते हो, सेम लोकेलिटी में रहते हो, कहीं ना कहीं आपकी नीड्स में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आ जाएंगी। दिस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यूज द हाउस और लोकेलिटी रेदर देन इंडिविजुअल। अब हम इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे, अब हम उसका घर देख रहे हैं कहाँ है, अब हम देख रहे हैं वो रहता कहाँ है, कैसे लोगों में रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अकॉर्न। इट इज पॉपुलरली नोन एज अकॉर्न, अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड। अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। ठीक है, अकॉर्न, अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड। तो ये होता है हमारा पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पढ़ा था हमने एज, किसके बेसिस पे डिफरेंस। सबसे पहला हमने पढ़ा था किसके बेसिस पे डिफरेंस, एज के बेसिस पे। यहाँ पे हम कर रहे थे, देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे न्यूबॉर्न बेबीज़, पूरा सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। उसके बाद था जेंडर, उसके बाद था फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। फैमिली स्ट्रक्चर में हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। आप सिंगल थे, उसके बाद शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को बच्ची मिल गई तो वो छोड़ के चला गया, और आप अब आपकी वाइफ और आप रह गए हो। फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में से एक की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद था रेस, कि आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद है हमारा पॉलिटिक्स के बेसिस पे डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं। फिर हमने देखा था फैमिली साइज, अगर फैमिली बड़ी है तो हम लार्जर पैक्स लेंगे, अगर फैमिली छोटी है तो हम स्मॉलर पैक्स लेंगे। उसके बाद हमने देखा था साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा हम देखेंगे कि आप कितने मैच्योर हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा आप किड एडल्ट हो या ओल्ड यंगस्टर हो। ज़रूरी नहीं है जो 15 साल का बच्चा है उसकी सोच भी 15 साल के बच्चे जैसी हो, इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल एज। उसके बाद हमारा सिगेसिटी, यहाँ पर हम और ज़्यादा फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को रिफाइन करते हैं और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं और डिफरेंट बिहेवियल पैटर्न्स को पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था नेबरहुड, कि आप कैसे लोकेलिटी में रहते हो। जो लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं उनकी सिमिलैरिटी हो जाती है किसमें, नीड्स में। ठीक है, जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हो, ग्रेटर नोएडा 1, ग्रेटर नोएडा 2, प्रीत विहार, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके पड़ोसी। यूपी में रहते हो सेक्टर 19, सेक्टर 27 ऑफ नोएडा, तो आपकी ये नेबरहुड है। नोएडा वालों की डिमांड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकती हैं और दिल्ली वालों की डिमांड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड सेगमेंटेशन का टाइप, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक। ये बनता है सोशल और इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक जहाँ भी आता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी की, पैसों की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। सोशियो मतलब विच इज़ रिलेटेड टू सोशल सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो अब हमारा कौन सा है, सोशियो इकोनॉमी। एक तो आएगा इसमें फैक्टर इनकम, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, सारे के सारे सोशल फैक्टर, जैसे कि हमारा एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास क्या है आपकी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या कर देंगे हम, सेगमेंटेशन। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक भी लिखा है तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनकम। इनकम के बेसिस पे डिवाइड करना, यहाँ पर हम बात करेंगे नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, मिडिल क्लास पीपल की, लोअर क्लास पीपल की। लोगों को हम डिवाइड करेंगे लोअर क्लास पीपल में, मिडिल क्लास पीपल में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में। अब जैसे जिसका प्रोडक्ट आईफोन है तो वो किस पे फोकस करेगा, उन लोगों पे जो आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं। आईफोन अफोर्ड करने वाले कौन हो जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और हमारे हो जाते हैं मिडिल क्लास पीपल, वो भी आजकल अफोर्ड कर लेते हैं। अब देखिए, वॉल्वो इन इंडिया टारगेट्स ऑन 5% नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो वॉल्वो कंपनी है इंडिया की, वो किस पे फोकस करती है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ टॉप नेटवर्थ वाले लोग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ऐसे 5% लोग जो इंडिया में जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उन पे फोकस करेंगे।
ठीक है। अब हाउसिंग बोर्ड आपने देखा होगा, डीडीए फ्लैट्स वगैरह वो किस पे फोकस करते हैं, लो इनकम वाले हाउसेस, मिडिल इनकम वाले हाउसेस एंड हाई इनकम वाले हाउसेस। जो हाउसिंग बोर्ड होते हैं वो भी किसके बेसिस पे, पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं, अगर आपको घर खरीदना है तो आपसे जो हाउसिंग बोर्ड वाला बंदा वो सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई आपका बजट कितना है, आप लो इनकम वाले हो, आप मिडिल इनकम वाले हो या आप हायर इनकम वाले हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको घर दिखाता हूँ। उसके बाद क्या है, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कैन बी स्किल, ठीक है, किसके बेसिस पे कर सकते हैं, स्किल, भाई आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको कितना काम आता है, आप स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, क्या लिखा है ये, सबसिस्टेंस वर्कर हो, आप अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, आप कैजुअल वर्कर हो, आप सैलरी वाले हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अलग अलग चीज़ों पे आप पे बात की जा सकती है। देखिए जैसे जैसे हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर गोज फॉर फूड। पहले देखो अगर आप कम कमाते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा किस पे जा रहा होगा, खाने पे। अब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो फूड पे जो स्पेंड हो रहा है वो कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे क्लोथिंग पे खर्चा ज़्यादा होने लग जाएगा, हाउसिंग पे होने लग जाएगा, हाउस होल्ड ऑपरेशन पे होने लग जाएगा। अब जैसे ही पैसा आने लगता है इंसान क्या सोचता है, मैं अपना अच्छा सा घर बना लेता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ। अब अच्छा घर भी बन गया, उसके बाद अब किस पे ध्यान देंगे, अदर आइटम्स पे, दैट इज रिक्रिएशन, वेकेशन, एजुकेशन इंक्रीजेस। अब हमारा अभी भी बहुत पैसा बचा हुआ तो हम किस पे फोकस करने लग जाते हैं कि चलो और पढ़ लेते हैं, अपनी और स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, कुछ भी रिक्रिएशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है, पहली चीज़ हमने इनकम पढ़ ली। इनकम में बस आपको इतना याद रखना है कि आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास और किस पे फोकस कर रहे हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। 3 टाइप के लोग हो जाएंगे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई वर्थ नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। थर्ड क्या हो जाएगा, अब आपको एक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया इनकम। इनकम में हम फोकस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल भी कर सकते हैं। आप स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड वर्कर हो। अगर हम इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं, आप लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉलेज स्टूडेंट, एजुकेशन, आप कॉलेज जाते हो या फिर आप इलिटरेट हो या आप स्कूल में जाते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन, द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड स्कूल टीचर वुड ऑल टुगेदर बी डिफरेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लास को चाहिए होगा अरमानी सूट और whereas the other one would require a suit of any brand which is cheaper. इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन। अगर आप टीचर हो तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आप एग्जीक्यूटिव हो तो आपकी डिमांड्स अलग होगी। अब आप एग्जीक्यूटिव क्लास के, मान लो आप किसी ऑफिस में मैनेजर हो तो आपको कैसा सूट चाहिए, आपको फॉर्मल सूट चाहिए, ठीक है। अगर आप स्कूल में टीचर हो तो आप थोड़ा सा कैजुअल वियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल क्लास। सोशल क्लास इंडिकेट्स वंस social position and is objectified through income, occupation and location of the residence. सोशल क्लास कैसे पता चलती है किसी भी इंसान की कि उसकी सोशल पोजीशन क्या है। अगर हम देखा जाए तो भाई वो कितना कमाता है, काम क्या करता है, रहता कहाँ पर है, इससे क्या होता है किसी भी बंदे की सोशल क्लास पता लगा सकते हो, सोशल पोजीशन पता लगा सकते हो। जैसे मेरी कमाई कितनी है, मेरी ऑक्यूपेशन, मैं सीए हूँ, ये मेरी ऑक्यूपेशन है, मैं रहती कहाँ हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे सोशल क्लास के बारे में आपको बताएगी। अब जैसे पुलिस मैन है, अर्निंग मोर देन अ कॉलेज प्रोफेसर एक पुलिस मैन है और एक कॉलेज प्रोफेसर है, लेकिन जो हमारा पुलिस मैन है वो कॉलेज प्रोफेसर से ज़्यादा कमा रहा होगा, ऑफ कोर्स थ्रू एक्सेप्टिंग अदर टेबल चलान। कैसे कमा रहा होगा पुलिसमैन ज़्यादा कॉलेज प्रोफेसर से, भाई वो अंडर द टेबल चलान ले रहा होगा, ठीक है। अंडर द टेबल समझते हो, रिश्वत, ठीक है। जो पेमेंट आप लॉ के अगेंस्ट में जाके लेते हो उसे बोला जाता है अंडर द टेबल चलान, ठीक है। अंडर द टेबल पेमेंट्स, अंडर द टेबल वो चलान ले रहा होगा। लेकिन जो हमारा कॉलेज प्रोफेसर है उसकी सोशल क्लास क्या होगी, हमेशा पुलिसमैन से हायर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एथिक्स बहुत बड़े होते हैं। द सोशल क्लास ऑफ प्रोफेसर विल डिमांड परचेजेस ऑफ आइटम्स एंड प्लेसेस ऑफ परचेजेस डिफरेंट दैट ऑफ अ पुलिसमैन। पुलिसमैन जो चीज़ें डिमांड करेगा और जिस जगह से वो जाके चीज़ें खरीदेगा वो पुलिसमैन से अलग होंगी, ठीक है। प्रोफेसर की अलग होंगी, पुलिसमैन की अलग होंगी। ये होता है सोशल क्लास। पुलिसमैन चाहे पैसे ज़्यादा कमाता हो लेकिन सोशल क्लास किसकी ज़्यादा होती है, कॉलेज प्रोफेसर की। कॉलेज प्रोफेसर जो है वो अलग आइटम्स डिमांड करेगा, अलग जगह से खरीदेगा एज कम्पेयर टू द पुलिसमैन। देन कम्स बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस बेसिस पे करेंगे, बिहेवियर के बेसिस पे। ये होता है प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। इसको एक और चीज़ बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन या फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन पीपल्स वैल्यू, नॉट ऑन डिफरेंसेस इन सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स। अब यहाँ पर हम सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा, हमारा एम्फेसिस रहेगा उनकी वैल्यूज़ पे, उनके बिहेवियर पे, उनकी वैल्यूज़ पे, उनके बिहेवियर पे। यहाँ पर हम देखेंगे उनका परचेजिंग बिहेवियर, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई वो खरीदने से पहले क्या सोचते हैं, फिर वो कितनी बार एक ही चीज़ को खरीदते हैं, वो कितने लॉयल हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। मतलब आप अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल लगी है और अगर आप रेगुलर कस्टमर हो फ्लिपकार्ट के, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट के रेगुलर कस्टमर हो लेकिन अमेजन पे वो चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप क्या अभी भी फ्लिपकार्ट से ही खरीदोगे? कितने लॉयल हो आप फ्लिपकार्ट को लेके, ठीक है। आप क्या बेनिफिट सीख करना चाहते हो, व्हाट बेनिफिट्स दे सीक,
व्हेन दे बाय, आप कब खरीदते हो, आप सेल में खरीदते हो या फिर आप पैसे ही खरीद लेते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं परचेजिंग बिहेवियर। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम कस्टमर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो पहला बिहेवियर किसके बेसिस पे होता है, यूसेज के स्टेटस पे। यहाँ पर हम देखते हैं आप प्रोडक्ट को कितना यूज़ करते हो, ज़्यादा करते हो, कम करते हो, मीडियम करते हो, लाइट, हाई एंड मीडियम यूज़ ऑफ दी प्रोडक्ट। द अदर वे कैन बी आप यूज़र ही नहीं हो, या आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आप पहली बार यूज़ करने वाले हो, आप या रेगुलर यूज़र हो, या तो आप नॉन यूज़र हो गए, कैश यूज़ ही नहीं किया, या आप पहली बार यूज़ करने वाले हो, या फिर आप रेगुलर यूज़र हो। एयरलाइंस फ्रिक्वेंट फ्लायर्स स्कीम्स आर बेस्ड ऑन देयर फिलोसफी। एयरलाइंस में एक स्कीम होती है फ्रिक्वेंट फ्लायर्स स्कीम, वो क्या होती है, इसी बेसिस पे, इसी फिलोसफी पे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड लॉयल्टी लेवल। आप एक ब्रांड को लेके कितने लॉयल हो, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, सेगमेंटेशन। सेम ब्रांड एवरी टाइम, भाई मैं हमेशा पाउडर यूज़ करना है तो पॉन्ड्स का ही यूज़ करूँगा, आप इतने लॉयल हो पॉन्ड्स के टूवर्ड्स। जैसे ही मैं शैम्पू यूज़ करूँगा तो मैं डव का ही यूज़ करूँगा। हाउ लॉयल यू आर अबाउट अ ब्रांड, आप किसी ब्रांड को लेके उससे कितने लॉयल हो। एक होते हैं हार्ड कोर लॉयल, सेम ब्रांड एवरी टाइम, सेम ब्रांड एवरी टाइम। उसके बाद है सॉफ्ट कोर लॉयल, रॉयल्टी डिवाइड्स बिटवीन 2 और मोर ब्रांड। अगर आप 2-3 ही प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जैसे मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मुझे या तो डेयरी मिल्क चाहिए या किटकैट चाहिए, तो मैं दोनों ब्रांड को लेके क्या हूँ, सॉफ्ट कोर लॉयल। उसके बाद है शिफ्टिंग लॉयल, मैं हूँ ब्रांड स्विचर, मतलब मैं एक महीने तो किटकैट खाती हूँ, फिर नेक्स्ट महीने मैं डेयरी मिल्क खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं मंच खाती हूँ। इट मीन्स दैट आई कीप ऑन शिफ्टिंग, तो मैं कैसी कस्टमर हूँ, शिफ्टिंग लॉयल। उसके बाद है स्विचर, नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस, भाई मेरी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, मेरा कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर दूंगी, ठीक है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी आपको नहीं पता, मैं कोई भी ब्रांड खरीद लेती हूँ, मैं इतना सोचती समझती नहीं हूँ, ठीक है। हार्ड कोर लॉयल, उसके बाद पड़ा सॉफ्ट कोर लॉयल, हार्ड कोर लॉयल्स, उसके बाद पड़ा सॉफ्ट कोर लॉयल्स, उसके बाद पड़ा स्विचिंग लॉयल्स, उसके बाद पड़ा स्विचर्स, ठीक है। उसके बाद है बेनिफिट सॉर्ट। नेक्स्ट फोकस क्या हो सकता है, पहला पड़ा यूसेज, उसके बाद पढ़ा हमने लॉयलिटी, ब्रांड लॉयलिटी, उसके बाद है बेनिफिट सॉर्ट। भाई मुझे सिर्फ फोकस है उस बेनिफिट पे जो मुझे उस प्रोडक्ट से मिलने वाला है, ठीक है। द काइंड ऑफ बेनिफिट वन वांट्स टू सी। बेनिफिट सेगमेंटेशन डिपेंड्स ऑन बेनिफिट सॉर्ट इज आइडेंटिफाइड। आपको पता है कि भाई यहाँ पर ये बेनिफिट मिल रहा है तो आप तभी उसको खरीदोगे। यूजिंग दीज बेनिफिट मार्केटर मस्ट बी एबल टू डिवाइड द कस्टमर इनटू रिकॉग्नाइजेबल सेगमेंटेशन। वन और मोर ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंटेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू द फर्म। एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको। बेकिंग सोडा है, आपको पता है भाई कहाँ यूज़ होगी, बेकरी प्रोडक्ट में, एक यूज़ तो इसका ये हो गया। सेकंड यूज़ क्या है, डिओड्रेंट्स इन द फ्रिज में भी बेकिंग सोडा को यूज़ किया जा सकता है। ये हो गई आपके बेनिफिट्स, तो आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे आप बेचते हो चॉकलेट, तो आपकी चॉकलेट से क्या क्या फ़ायदा इंसान यूटिलाइज़ कर सकता है, क्या क्या फ़ायदे आप ले सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया बेकिंग सोडा, उसके अलावा बेबी वूल, एक प्रोडक्ट है बेबी वूल, बेबी केयर में भी यूज़ हो सकता है, चाइल्ड केयर में भी हो सकता है, और कॉस्मेटिक यूज़ भी होता है इसका। ये हो गया बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को आप कितने अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो जाएगा बेनिफिट सॉर्ट। उसके बाद है गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स। दिस सेगमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज द एक्चुअल यूज़र और वियरर, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओकेजन क्या है खरीदने का। देखो दिवाली पे हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, होली पे हम कम शॉपिंग करते हैं, शरादों में हम कपड़े नहीं खरीदते, हम नई चीज़ें नहीं खरीदते, तो ये होता है ओकेजन फॉर परचेज। ये भी एक बेसिस है सेगमेंटेशन का। आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आती है या अमेजन की आती है फेस्टिव सेल्स, वो कभी भी जो वो सेल्स होती हैं वो शरादों में नहीं आती, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी पता है कि जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे शरादों में नई चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी। नई चीज़ें हम कब खरीदेंगे, जब दिवाली होगी, होली होगी, वेडिंग होगी, कार्ड होंगे, मतलब उनको पता है कि कब क्या बेचना है, उसे कहा जाता है ओकेजन फॉर परचेज। दिवाली पे वो क्या बेच रहे हैं, गिफ्ट बेच रहे हैं, होली पे बेच रहे हैं हम कलर्स, वेडिंग सीजन आ जाता है लहंगा चोली, कार्ड्स का फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, है ना। ये आपको कहा जाएगा, ये हो जाएगा बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, ओकेजन फॉर परचेज। आपने देखा होगा रक्षाबंधन आता है, लोग क्या बेचने लग जाते हैं, राखी बेचने लग जाते हैं। दिवाली आते ही वो जो गिफ्ट पैकेट्स आते हैं वो बेचने लग जाते हैं। होली आते ही लोग कलर्स की मार्केट, इसे कहा जाता है ओकेजन फॉर परचेज के बेसिस पे मार्केटिंग करना। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग। पूरा साल खरीद रहे हैं, क्वार्टरली खरीद रहे हैं, मंथली खरीद रहे हैं, वीकली खरीद रहे हैं, आप कितनी बार एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, आप कितने रेगुलर हो उसको खरीदने में, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग। अब जैसे आपको पता है आटा है, सब रोटी खाते हैं, है ना। अब आटा आप कितनी फ्रीक्वेंटली खरीदते हो, 10 दिन में आपका खत्म हो जाता है, 20 दिन में खत्म हो जाता है, आप 10 किलो वाला लेते हो, 20 किलो वाला लेते हो, उसकी बेसिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन इंडिया सम हाउस होल्ड्स हु बाय राइस, यहाँ पे राइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फॉर द होल ईयर, क्या होता है, कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो जब राइस उगता है ना उसी टाइम पे पूरे साल का लेके खरीद के रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 50 kgs के बैग्स देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा मंथ के लिए एक बार ले लेते हैं कि भाई 5 किलो एक महीना चल जाएगा, उतना लेके रख लो। तो सेगमेंटेशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग भी क्या है, एक बेसिस हो सकता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की इच्छा। ऐसा नहीं सिर्फ पसंद आ रहा है तो आईफोन सबको पसंद आ रहा है बट खरीद सब नहीं पा रहे, खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस टू पे। अ फ्यू पीपल माइट नो द प्रोडक्ट,
कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, फ्यू नो इट, लोगों को देखो ऐसा होता है। विलिंगनेस टू बाय में आपको देखना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है लेकिन उन्होंने कभी उसे यूज़ नहीं किया होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी है और उन्होंने यूज़ भी किया हुआ। ईच वन ऑफ दीज सेगमेंट्स रिक्वायर अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हर जगह को हर सेगमेंट में अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए होगी। जो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, कुछ लोगों को पता है लेकिन यूज़ नहीं किया या फिर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सीज़न। अब देखो, बारिश के सीज़न में अम्ब्रेला बिकेंगी, समर के सीज़न में अलग चीज़ बिकेगी, विंटर के सीज़न में ठंड के कपड़े बिकेंगी। हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एसी फॉर समर्स। एसी सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, गर्मियों में। उसके बाद है ट्राइबल। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल ग्रुप और सोशल कल्चर की बात की जाएगी। अब हमें पता है जो हमारी मम्मियाँ हैं, मासियाँ हैं, बुआ हैं, सारी आंटियाँ हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा, सास बहू के सीरियल। ठीक है, पहले वो आधा घंटा नाटक देखेंगी, फिर उसके बारे में 1-1 घंटा फ़ोन पर बातें करेंगी। ये होता है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप। अब आंटियों का सोशल ग्रुप है पूरा, उसे बोला जाता है, उसे माना जाएगा एक सेगमेंट। और टीवी चैनल्स किस पे फोकस करते हैं, सास बहू सीरियल्स पे, जो आंटियों को अट्रैक्ट करे, उनका बिहेवियर समझ चुके हैं वो, है ना। उसके बाद है हमारा बिहेवियर सेगमेंटेशन, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत इजी होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड, इजी टू फाइंड इन द डेटाबेस। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजीली आप अपने कस्टमर को समझ पाओगे और डाटाबेस भी इसका बहुत आराम से मिल जाता है। एंड द लास्ट सेगमेंटेशन इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पर हम इंसान की एज नहीं देख रहे, जेंडर नहीं देख रहे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे, उसकी लोकेलिटी नहीं दिख रहे, उसका हम बिहेवियर नहीं दिख रहे। यहाँ हम उसकी देखेंगे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो सोचता कैसे है। ये नहीं कि वो बिहेव कैसे करता है, वो सोचता कैसा है और उसके सोचने का उसकी परचेजिंग हैबिट पे क्या आता है इम्पैक्ट। अब हमें देखना है कि वो सोचता कैसा है और उसकी परचेजिंग हैबिट का उससे क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज़ रिलेटेड विद सिमिलैरिटीज ऑफ वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल। आप जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे ही आपकी सोच होगी, आपके इंटरेस्ट होंगे, आपकी एक्टिविटीज़ होगी, आपका ओपिनियन होगा। ठीक है, देखिए, इट इज़ कंसर्न्ड विद इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़ एंड ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर। 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे आप, इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है एंड ओपिनियन क्या है कंज्यूमर का। कस्टमर चीज़ें खरीदता है किस बेसिस पे, कस्टमर बाय थिंग्स बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है और कंज्यूमर की वैल्यूज़ क्या हैं। पीपल हु थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिमिलर वे विल रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू द मार्केट मिक्स। जो लोग एक तरीके से सोचते हैं वो एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे किस पे, रिस्पॉन्ड करेंगे किस पे, मार्केटिंग मिक्स पे। तो अब हम देखते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर वैल्यूज़। पर्सनैलिटी के बेसिस पे कैसे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है, एक होते हैं मेन स्ट्रीमर, एक होता है रिफॉर्मर, एक होते हैं एस्पायरर, एक होते हैं सक्सेस अचीवर। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो क्राउड से आकर नहीं खड़े होते, जो क्राउड कर रहा है वही वो करेंगे। रिफॉर्मर कौन होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, ये लोग चैरिटी करते हैं और बाइंग प्राइवेट लेबल्स। उसके बाद होते हैं एस्पायरर्स। एस्पायरर्स मतलब यंग, एम्बिशियस एंड कीन टू गेट ऑन एंड बाय द लेटेस्ट डिजाइंस एंड मॉडल्स। जिन लोगों को नए डिज़ाइन खरीदने का शौक होता है, जैसे आईफोन 17 आने वाला है, तो जो लोग आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं, यंग हैं, एम्बिशियस हैं और लेटेस्ट डिज़ाइन और मॉडल खरीदना चाहते हैं, वो होते हैं हमारे एस्पायरर्स। उसके बाद होते हैं सक्सेस अचीवर्स। अचीव्ड इन लाइफ, फील नो नीड फॉर स्टेटस सिंबल्स और बॉदर फॉर व्हाट पीपल विल से। ऐसे लोग जो सक्सेस को अचीव करते हैं लाइफ में और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अदर जो पीपल है, अदर पीपल उनके बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इट डजंट मैटर टू देम। ठीक है, कंपनीज मार्केटिंग सिगरेट्स, लिकर, कॉस्मेटिक एंड हाई प्राइस वॉचेस क्रिएट्स अ पर्सनैलिटी फॉर द ब्रांड टू मैच इट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द कस्टमर। वो ऐसे पर्सनैलिटी को लेकर रहेंगे अपनी ब्रांड की एक्टिंग के लिए, ऐसा दिखाएंगे कि भाई सामने वाला कस्टमर उसको मैच करने की कोशिश करे। ठीक है, उसके बाद है हमारा ब्रिग्स एंड मायर्स हैव डेवलप्ड 4 पर्सनैलिटीज। देखो, एक और तरीका भी है पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड करने का, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो लोग बहुत खुलकर बात करते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो थोड़ा सा कम बोल पाते हैं लोगों में वो होते हैं इंट्रोवर्ट। होते हैं सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, जो लोग दिल से सोचते हैं वो सेंसिटिव, जो इंट्यूटिव मतलब दिमाग से सोचने वालों को बोला जाता है इंट्यूटिव। थिंकिंग एंड फीलिंग, वही जो सोच समझ कर काम करते हैं, जो बस गो विद द फ्लो वाले होते हैं, वो फीलिंग। जजिंग एंड परस्पेक्टिव, जो लोग देखते ही जज कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो समझना चाहते हैं, उसे बोलते हैं परसेप्टिव। ठीक है, और देखें तो हम देयर आर 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 दिक्कतें पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से, सारी की सारी ट्रेड्स को मेजर हम नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू मेजर सच ट्रेड्स इन जनरल पॉपुलेशन। हम इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकते कौन एक्सट्रोवर्ट है कौन इंट्रोवर्ट है। ठीक है, देयर इज नो मीडियम टू एक्सेस पीपल विद अ पर्सनैलिटी ट्रेट। कोई भी तरीका नहीं है ऐसे लोगों को कनेक्ट करने का। बट कंपनीज डू टारगेट पीपल थ्रू देयर एड्स, जैसे लॉरियल एड सेज बिकॉज आई एम वर्थ इट। मतलब जो लोग सेल्फ डाउट करते हैं
उनको ये फील कराना कि दे आर वर्थ इट। तो लॉरियल कैसे ऐड करता है, ऐसे लोगों को फोकस करता है लॉरियल जो अपने आप में डाउट करते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट वाले पीपल, उनको फील कराना बिकॉज आई एम वर्थ इट बोल के वो कहना चाहते हैं भाई हाँ आप भी मायने रखते हो, मैं मायने रखती हूँ। ये होता है टारगेट करने का तरीका पर्सनैलिटी के बेसिस पे। इसके बाद है लाइफस्टाइल, आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हो, ये भी आपको आपकी लाइफ की तरफ क्या अप्रोच है, ये होता है लाइफस्टाइल, ठीक है। इसमें आपकी 3 चीज़ें देखी जाएगी, AIO एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस रिफ्लेक्ट योर लाइफस्टाइल ऑफ दी पीपल। एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस आपका लाइफस्टाइल बताएंगे, आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच कैसी है, ये होता है आपका लाइफस्टाइल। देखो पीपल को ग्रुप किया जाता है, वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं अपने बारे में, ब्रॉड इश्यूज़ के बारे में, और सम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि इनकम एंड एजुकेशन। द मोस्ट पॉपुलर कंज्यूमर लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क इन द सर्वे फ्रॉम SRI कंसल्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए एक कस्टमर लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क किसी ने प्रोवाइड किया है जिसका नाम है SRI कंसल्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कस्टमर को 8 ग्रुप्स में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो इनोवेटर्स जो नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, कुछ होते हैं थिंकर्स जो ज़्यादा सोचते हैं, अचीवर्स मतलब जो लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, एक्सपीरियंसर्स जो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बाद है बिलीवर्स जो बिलीव करते हैं, उसके बाद है स्ट्राइवर्स जो हमेशा ही उन्हें किसी न किसी चीज़ की भूख रहती है, कुछ नया सीखने की भूख रहती है, उसके बाद है मेकर जो नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, उसके बाद है सर्वाइवर जो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल लाइफ चाहते हैं, सर्वाइव करेंगे, खाना खाया, पैदा हुए मर गए, वो होते हैं सर्वाइवर्स। अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ कस्टमर इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने के लिए हमें कस्टमर का एक बहुत ही डिटेल प्रोफाइल जानना पड़ता है, उसके लाइफस्टाइल को समझने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट और ओपिनियन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोफाइल चाहिए होता है। कितना रह गया देखें एक बारी, बस हो गया, लास्ट पेज पे हम। दिस इज वैल्यूज़ कि इंसान की वैल्यूज़ ही बताती हैं उसका वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में उसकी वैल्यूज़ ही बताती हैं आपकी रियलिटी क्या है लाइफ की। इट टेल्स अबाउट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। 9 बेसिक वैल्यूज़ होती है, 9 बेसिक वैल्यू होती है। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है एक्साइटमेंट, फन एंड एन्जॉयमेंट इन लाइफ में क्या एंजॉय करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, हैविंग वार्म रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हो लाइफ में या नहीं चाहते हो, सेल्फ फुलफिलमेंट, आप खुद में सेटिस्फाइड फील करते हो या नहीं करते हो, उसके बाद है सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, आपको लोगों के साथ चीज़ों के साथ अपनापन फील होता है या नहीं होता, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक फीलिंग आती है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। उसके बाद होता है मोटिव्स एंड हॉबीज़, आपका लाइफ में मोटिव क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, ये होती है अलग अलग हॉबीज़ होना। उसके बाद है नॉलेज, आपको किस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करी गई है, उसके बेसिस पे भी आपके क्या होते हैं वैल्यूज़ होते हैं। बीइंग वेल रिस्पेक्टेड, आप जैसे चाहते हैं कि भाई मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट किया जाए, वो भी एक क्या है बेसिक वैल्यू है, ठीक है। ये हो गए बेसिस ऑफ हमारे सेगमेंटेशन। हमने कितने टाइप के बेसिस पढ़े हैं, 5 टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, फिर उन 5 टाइप में अलग अलग बेसिस क्या होते हैं सेगमेंटेशन के। जो हमारे सेगमेंटेशन के वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रायर वेरिएबल, हमने इतने सारे वेरिएबल पढ़े ना, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिकल, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्किल्स, इतने सारे पढ़ के आए अभी ऊपर। वो क्या होते हैं, आधे प्रायर होते हैं और आधे क्या होते हैं पोस्ट होक वेरिएबल। प्रायर पे हम क्या फोकस करेंगे, ये होते हैं आइडेंटिफायर वेरिएबल, इसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे कस्टमर कौन है, हु दे आर। पोस्ट होक वेरिएबल में हम देखते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल, व्हाट दे आर, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर ये सिचुएशन हो गई तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, व्हाट दे आर। ये सेगमेंटेशन किसके बेसिस पे होता है, एज, सेक्स, एजुकेशन, ये सब क्या है हमें ऑलरेडी पता होता है, एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, हमें पता है वो स्कूल जाता है या फिर वो कॉलेज जाता है। उसके अलावा क्या हो गया हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये क्या होगा, कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, हमारे प्रोडक्ट को देख के कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे हमारा था सेगमेंटिंग एयरलाइन पैसेंजर ऑन बेसिस ऑफ प्राइस वर्सेस पंक्चुअलिटी। 2 टाइप के कस्टमर्स आते हैं एयरलाइन वालों के पास, एक होता है प्राइस के बेसिस पे, एक होता है पंक्चुअलिटी के बेसिस पे। अगर मुझे 10 बजे जाना है तो मैं 10 बजे जाऊँगा, चाहे फ्लाइट 10,000 की हो चाहे 20,000 की हो, ये होती है पंक्चुअलिटी, ठीक है। ये होता है कस्टमर का रिएक्शन टुवर्ड्स द टाइमिंग ऑफ दी फ्लाइट की टाइमिंग की तरफ उसका कैसा रिएक्शन है। अगर वो देख रहा है कि भाई रात के 4 बजे की फ्लाइट 4,000 में मिल रही है और सुबह अगर मुझे 10 बजे पहुंचना है, मैं आज रात को ही फ्लाइट ले लूँगा क्योंकि फ्लाइट सस्ती मिल रही है, ये होता है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब आपको देखना है आपका कस्टमर कैसा है और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, इसको बोलते हैं पोस्ट होक वेरिएबल। रिस्पॉन्स हमेशा बाद में आता है, इसलिए होता है पोस्ट मतलब बाद में, प्रायर मतलब पहले, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट होक वेरिएबल, ठीक है। इधर से आपका MCQ बन सकता है, प्लीज फोकस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन।
If you like the video, please like, share and subscribe, and please wait for the session number 3. देखिए, सेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि सेगमेंटेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. सेगमेंटेशन वाला स्टेप हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में देख चुके हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है. हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब हमने बहुत सारे टुकड़े बना दिए मार्केट के. अब हमें क्या करना है, उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को सिलेक्ट करना है और उस टुकड़े पे क्या करना है, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को लगा देना है और सारे के सारे एफर्ट्स, कैपेबिलिटीज को हम उस टुकड़े पे लगा देंगे. अब कौन से टुकड़े पे, कौन से सेगमेंट पे हमें फोकस करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो कुछ ऐसे पता चलेगा कि हमें दिख रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है. तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर देते हैं कि हम इस वाले सेगमेंट में ही अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लगाएंगे, वहीं पर क्या करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उस सेगमेंट को, उस टुकड़े को जिस पे हम फोकस करें उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट सेगमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. सेशन नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं 3 चीज़ें. दैट इज मीनिंग ऑफ टारगेटिंग, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग, कि टारगेटिंग की नीड्स क्यों है, एंड फेलियर ऑफ टारगेट मार्केट. अगर टारगेट मार्केट फेल हो जाए तो क्या करें. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ टारगेटिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और उस पर क्या करना है, सारे के सारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को लगा देना है. Today, no organization has the resources or capabilities to adequately address all the segments in the market. मार्केट इतनी बड़ी है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. हर सेगमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को नहीं लगा सकता. ठीक है. टारगेट स्टेज ऑफ सेगमेंटेशन इज कंसर्न विद मेकिंग चॉइसेस अबाउट द सेगमेंट टू सर्व. अब हमें किस सेगमेंट को सर्व करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं और हम एक ही सेगमेंट को ढूंढेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए. ठीक है. वी कांट बी एवरीथिंग टू एवरी सेगमेंट. हर सेगमेंट के लिए हम एवरीथिंग नहीं हो सकते हैं. द टारगेटिंग प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद बैलेंसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज. अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज देखने के बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो कितना अट्रैक्टिव है हमारे लिए. ठीक है. जो सेगमेंट हमने चूज किया है टारगेटिंग प्रोसेस से, उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट मार्केट या फिर टारगेट सेगमेंट. ठीक है. उसके बाद देखिए, द सर्च फॉर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स अमंग ऑल कंज्यूमर इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग. हमारे लिए कौन सा कंज्यूमर बेस्ट रहेगा, ये फाइंड आउट करना ही क्या होता है, टारगेट मार्केटिंग. चलो आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ टारगेटिंग. देखिए कितने टाइप की टारगेटिंग हो सकती है. एक होता है मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी, एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी, मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी, स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी, सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी. ये होती है 7 टाइप्स की स्ट्रैटेजीज जो टारगेटिंग की होती हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या है, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ये क्या कहती है, हम तो सबको बेचेंगे, हमारा कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर नहीं है, हम जो भी बेचेंगे हम सबको बेचेंगे. जैसे कि आप अगर क्लास में, आपने सुना मास बंक किया है बच्चों ने. मास बंक का मतलब होता है कि पूरी की पूरी क्लास के सारे बच्चे ही क्या है, गायब है. उसे बोला जाता है मास बंक. वैसे ही अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो जिसमें आप सबको बेचोगे तो वो होती है मास मार्केटिंग. ठीक है. इसको कब यूज़ करना है आपको, जब कस्टमर्स का डिफरेंसेस क्या है, बहुत छोटा है, सारे कस्टमर जो हैं वो सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और जो इनके बीच में डिफरेंसेस है ना वो बहुत कम है. डेमोग्राफिक्स आर नॉट डिस्टिंक्टिव. डेमोग्राफिक्स क्या है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सिमिलर लोग हैं, सिमिलर ही जगह पर रहते हैं, उनकी सिमिलर ही हरकतें हैं. अ बिजनेस में डिसाइड टू यूज अ मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है, हमारे लिए सब क्या है, समान है, सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे सेम हैं, तो हम सबके लिए मार्केटिंग भी क्या करेंगे, सेम करेंगे. मार्केटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. उसे कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. ठीक है. अ फर्म प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन एंड प्रमोट इट टू ऑल कंज्यूमर्स विद अ सिंगल मार्केटिंग मिक्स. एक ही प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे कि भाई हम यही प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, और या फिर प्रोडक्ट नहीं तो एक प्रोडक्ट लाइन, कि भाई ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को ही हम बेचने वाले हैं, और ये चीज़ हम सारे के सारे कस्टमर्स को बेचेंगे, और हमारा मार्केटिंग मिक्स भी क्या होगा, एक ही होगा. उसके बाद देखिए, फर्म इग्नोर्स एनी सेगमेंट डिफरेंसेस. सेगमेंट के डिफरेंसेस को क्या करने वाले हम, इग्नोर. सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल ही मार्केटिंग प्रोग्राम होगा. दैट विल अपील टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दी कस्टमर्स. ठीक है. देखो इसमें पूरा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मार्केटिंग, सिंगल आइडिया अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. एग्जाम्पल क्या है, कोका कोला. सबके लिए कोका कोला सेम है,
ऐसा नहीं है बूढ़ों के लिए अलग बनाई हुई है, बच्चों के लिए अलग बनाई है, यंगस्टर्स के लिए अलग बनाई हुई है। कोका कोला ही बेचते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हमारा मैकडी। मैकडी में आप बर्गर लेने जाओ, चाहे बच्चा लेने जाए चाहे बड़ा लेने जाए, सेम बर्गर है। डोमिनोज सेम पिज्ज़ाज हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। द प्राइमरी पर्पज इज टू कैप्चर द सफिशिएंट वॉल्यूम टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अ कॉस्ट एडवांटेज। कभी भी आप मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हो, अगर आप एक चीज़ लेते हो वो 10 रुपये की है तो आपको 10 की मिलेगी, लेकिन आपने उसे कहा 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन मतलब 12 दे दो। तो आपने क्या किया, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करी। अब आप क्या बोलोगे कि भाई मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो कहेगा चल ठीक है 10 रुपये का है, तू 9 रुपये दे दियो। तो आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो उसकी वजह से प्राइस कम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसे ही जब आप मास मार्केटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट ही बहुत सारा बेच रहे हो। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे क्योंकि आपके ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो ज़्यादा खरीदोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और एक मिल जाता है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज मतलब जो 10 रुपये की चीज़ हमें 9 रुपये में मिल गई, तो 1 रुपये का हमारा क्या हो गया, कॉस्ट एडवांटेज। चलो आगे देखते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहाँ पे आया है, मास मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में। बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स हैं, सब में क्या करेंगे, हम एक ही प्रोडक्ट को ही बेचेंगे, उसे कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। एक होती है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब वन सेगमेंट वन प्रोडक्ट, सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंट्स। चलो इसके बाद देखो लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी। लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमने क्या किया, पूरी मार्केट को सेगमेंट कर दिया, ABCDEFGH बहुत सारे हमने टुकड़े बना दिए। अब जो सबसे बड़े वाला पीस है, जो सबसे बड़े वाला सेगमेंट है, उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। द मार्केट इज व्हेन मार्केट इज सेगमेंटेड, मार्केटिंग रिसोर्सेज हमें पता है हमारे बहुत लिमिटेड हैं और हमें कुछ ना कुछ इस सेगमेंट्स में से एक सेलेक्ट करना है सर्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, द मार्केटर में डिसाइड टू परस्यू अ लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी। मैं सबसे बड़ा वाला सेगमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, उसे कहा जाता है लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। मास मार्केट में बी सेगमेंटेड से इनटू 3 कोर सेगमेंट्स। क्या करेंगे, पूरी की पूरी मार्केट को, मास मार्केट मतलब पूरी की पूरी मार्केट को लेट से कि हमने 3 कोर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वन ऑफ द सेगमेंट, उन सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट इतना बड़ा है कि वो 50% मार्केट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है या फिर सिंबलाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस 50% वाले को, जो सबसे बड़े वाला है, उसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसे कहा जाता है लार्ज सेगमेंट मार्केटिंग। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें 4 सेगमेंट है, ABCD। आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, ए, तो ए को सेलेक्ट कर लो, इसे कह देंगे हम लार्ज सेगमेंट मार्केटिंग। इसे क्या कहा जाता है, सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग। एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो वो हो जाता है सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग। इट मीन्स टू कंसंट्रेट ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ सिंगल सेगमेंट। एक लार्ज सेगमेंट पे ही हम अपने सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएंगे, सारे रिसोर्सेज लगाएंगे, सारी की सारी कैपेबिलिटीज लगाएंगे, ठीक है। देयर आर लार्ज रिस्क एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी। क्या कर रहे हैं हम, एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट है, एक ही प्रोडक्ट है और हम उसी पे ही अपने सारे के सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो एक ही पे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सोचो कि कभी ये सेक्टर जो आपने सेलेक्ट किया है, जो सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है, वही बंद हो गया। जैसे कि नोकिया ने क्या किया था, वो बटन वाले फ़ोन आते थे ना, वो बेचता था। नोकिया के फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकते थे और मार्केट में आ गई नई चीज़, दैट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स आ गए, बट नोकिया ने कहा कि भाई मैं तो बटन वाले फ़ोन ही बेचूंगा। उसका लार्जेस्ट सेगमेंट क्या था, जो बंदे बटन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, लार्ज सेगमेंट गायब ही हो गया। अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो स्मार्टफोन ना यूज़ करता हो। बहुत रेयरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोकिया कंपनी ही बंद हो गई थी बीच में। उनके पास मार्केट ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो चेंजेस आए मार्केट में उसको क्या करा, रिएक्ट नहीं किया, उस पर अडेप्ट नहीं करा। उन्होंने उन चेंजेस के साथ अपनी स्टेबिलिटी रखी, उन्होंने उसी सेगमेंट पे फोकस किया जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी मार्केट हो गई ठप और उनका बिजनेस हो गया बंद। अब देखो, शुड द चूजन सेगमेंट सीज टू बी वाइबल, द फर्म वुड सीज टू बी ऑपरेट। देखो, अगर आपका सेगमेंट बंद हो जाता है तो आपका फर्म भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। लार्ज रिस्क इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल में देखिए वही दिया हुआ है, नोएडा नहीं है ये है नोकिया, ठीक है, नोकिया। देखिए, नॉट फोकस ऑन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पे फोकस नहीं किया, आउट ऑफ द मार्केट हो गए। ऐसे ही हमारा पेजर हैज़ लॉस्ट टू मोबाइल फोन्स, ठीक है। फैक्स सर्विसिंग हैज़ लॉस्ट टू ईमेल। फैक्स सर्विसिंग समझ रहे हो आप, पहले क्या होता था, फैक्स सर्विसिंग होती थी, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, तो वो आजकल क्या होता है, ईमेल्स भेजते हैं। पहले ईमेल्स नहीं होती थी, पहले होती थी फैक्स सर्विस। फैक्स सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। फैक्स सर्विसेज चली गई, अब सारे ईमेल्स यूज़ करते हैं।
वैसे ही 1 आवर फोटो टू डिजिटल फोटोज। आजकल क्या होता है, आप लोग फ़ोन में ही फ़ोटो खींच लेते हो, बढ़िया बढ़िया कैमराज आ गए हैं जिससे साथ के साथ आपको फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। पहले क्या होता था, 1 आवर फोटो लगती थी, मतलब 1 घंटा लगता था उन फोटो को बनने में। ठीक है, उनका भी क्या हो गया, मार्केट ठप हो गया। उसके बाद सिंगल मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी और निश स्ट्रैटेजी। इसको हम कंसंट्रेटेड टारगेटिंग भी कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही हमने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सिर्फ उनको ही सर्व कर रहे हैं, तो इसे हम एक कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसे निश स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया हम इन्हीं को सर्व करेंगे तो इन्हीं को करेंगे, वो हमारा निश हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। आपको पता है पहली कार कौन सी आई थी इंडिया में, मारुति 800। मारुति 800 किसकी है, मारुति सुजुकी की है। ठीक है, बहुत कम प्राइस पे आई थी, बहुत बिकी थी वो कार, बट हर मार्केट का एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वो अब और नहीं चलेगी। तो मारुति 800 भी क्या हो गई थी, उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि भाई इससे ज़्यादा और नहीं बिकेगी। लेकिन क्या हुआ था, मारुति सुजुकी जो हमारी कंपनी थी उसे लगा कि नहीं यार, इस सेगमेंट में जो हमारा टारगेट सेगमेंट है जिनको कार चाहिए, उस सेगमेंट में अभी भी और पैसे कमाने का तरीका है, लेकिन मारुति 800 और नहीं बिकेगी। कार तो बिकेगी लेकिन मारुति 800 और नहीं बिकेगी, उसने अपना पीक लेवल तक वो बिक चुकी है। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आया, मारुति 800 जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आया, कार्स लेकर आया, लेकिन वो क्या थे, थोड़े थोड़े अपडेटेड थे, थोड़े थोड़े उनमें अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि देखिए एक कार आई, उनका नया प्रोडक्ट आया मारुति जेन, मारुति एस्टीम, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, एडजेसेंट प्रोडक्ट्स लाते रहे। इसे कहा जाता है एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसे क्या कहा जाता है, एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। जब सिंगल प्रोडक्ट हमारी मारुति 800 रीच हो गई थी पॉइंट ऑफ फुल मार्केट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब कि जितनी मार्केट थी हमने पूरी की पूरी कैप्चर कर ली है, इसे कहा जाता है रीच द पॉइंट ऑफ फुल मार्केट पेनिट्रेशन आफ्टर अ सिंगल मार्केट सेगमेंटेशन सक्सेसफुल। जब हमारा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया है तो मार्केटर क्या करता है, मारुति सुजुकी ने क्या किया, वो एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आ गया और क्लोजली रिलेटेड सेगमेंट इज टैकल नेक्स्ट। क्लोजली रिलेटेड सेगमेंट को क्या किया, अब हमने नेक्स्ट टैकल किया। ठीक है, मारुति सुजुकी efficiently used an adjacent segment strategy, a market leader in a segment। अपने सेगमेंट में वो क्या बन गया, मार्केट लीडर, जस्ट बाय यूजिंग द एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, आगे देखो मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी। मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, अब हम क्या बेचेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं है हमारा, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इस देखो इसमें क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन opens the door to multiple market based strategies and greater marketing efficiency। एग्जाम्पल देखो, पावर सप्लाई, आपको पता है टाटाज है पावर सप्लाई में, टीपीडीडीएल अगर आपने सुना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो टाटाज क्या करते हैं, वो बिजली बेचते हैं। आप घर में बिजली यूज़ करते हो, अगर आपका बिजनेस है, आपका कमर्शियल बिल आता होगा, कमर्शियल मीटर होगा, तो आप अपने बिजनेस में भी बिजली यूज़ करते हो। वैसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। कुछ आपने देखा हो तो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स जो लगाते हैं तो जनरेटर्स को चार्ज करने के लिए भी बिजली चाहिए। फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में भी बिजली चाहिए। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को ही हमने डिफरेंट मार्केट में बेचा है। ठीक है, अलग अलग मार्केट में बेचा है। एक हमने किसको बेचा है, डोमेस्टिक यूज़र को, एक हमने बेचा है गवर्नमेंट यूज़र को, एक हमने बेचा है ओकेशनल यूज़र को, जिसको कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, फैक्ट्री को, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को, एक्सेट्रा को। प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हमारी मार्केट क्या है, बहुत सारी है, अलग अलग कस्टमर्स है, तो हम उनको अलग अलग रेट पे बेचते हैं, उनके लिए हमारी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, नाइकी के शूज़ आते हैं, लेकिन देखो नाइकी के शूज़ आते हैं उसमें क्या होता है, बेच तो वो जूता ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, मल्टीपल मार्केट बना दिया। ये वाले जूते गोल्फर के लिए हैं, ये वाले जूते टेनिस प्लेयर के लिए हैं, ये वाले जूते बास्केट प्लेयर्स के लिए हैं, ये वाले जूते क्रिकेटर्स के लिए हैं। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब अलग अलग मार्केट सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट हम बेचेंगे। उसके बाद है हमारा स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ऑल्दो अ मार्केट may provide 3 segment opportunities, a business with limited resources and capabilities decide to compete only in the smallest segment। अब मैंने आपको बताया था, आपको मान के चलना है मार्केट के 3 टुकड़े हैं, एक सबसे बड़ा वाला, एक मीडियम साइज, एक स्मॉल साइज। अगर आप बिगेस्ट वाले को डिसाइड कर रहे हो कि मैं सबसे बड़े वाले में काम करूंगा, लार्जेस्ट सेलेक्ट किया तो होता है लार्ज मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो जाता है स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट को लोग क्यों सेलेक्ट करेंगे, जनरली क्या होता है, जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर। उसके बाद उन पे फिर काम करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इवन बिजनेस विथ मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी में फील इनइफेक्टिव टू फोकस ऑन सच अ स्मॉल सेगमेंट। जो मल्टी सेगमेंट वाले हैं वो भी क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं कि यार हमारे लिए भी उतनी काम की चीज़ नहीं है,
एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। मर्सिडीज के केस में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट यूज अ स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन लग्जरी कार मार्केट। लग्जरी कार खरीदने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इतना पैसा गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट कह लो, या फिर मुझे लगता है गाड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, डिप्रिशिएबल एसेट है। तो लग्जरी कार की मार्केटिंग क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, और उस पर लोग लार्ज कॉम्पिटिटर वाले जो लार्ज बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करके राजी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ही बहुत लिमिटेड है। तो मर्सिडीज ही एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ जिन्होंने क्या किया, लग्जरी कार मार्केटिंग पे फोकस किया, स्मॉल सेगमेंट पे फोकस किया। हाउएवर उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर आया जिसकी वजह से उन्होंने एडजेसेंट सेगमेंट से भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना। अभी वो क्या फॉलो कर रहे हैं, डुअल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। उनके दो सेगमेंट्स है, एक लार्ज कार लग्जरी कार्स वाला और एक अदर देन लग्जरी कार्स वाला। आगे देखो, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। निश सेगमेंट का मतलब है आपने लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को ही टारगेट कर लिया है, या पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को ही टारगेट कर लिया है, मैं इसके अलावा किसी को नहीं बेचूंगा, ये मेरा निश है। ठीक है, द वर्ड निश इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट वन इज टारगेटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई मैं इनको ही बेचूंगा, ये थोड़े से लोग हैं और मैं इनको ही बेचूंगा, यही मेरे कस्टमर्स हैं, तो उसे बोला जाता है निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सेपरेटिंग अ मार्केट इनटू 100% होमोजीनियस सेगमेंट इज रियली डिफिकल्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मार्केट को होमोजीनियस सेगमेंट्स में बांटना जो 100% सेम है पॉसिबल नहीं है, तो हम सिमिलर में बांटते हैं। कुछ भी कर ले हम, डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे ही ड्यू टू डेमोग्राफिक्स और यूसेज बिहेवियर। अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, डेमोग्राफिक्स के रीजन भी हो सकता है। दस देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू कार्व अ निश विद इन अ सेगमेंट टू कस्टमाइज मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ टारगेट सेगमेंट, टारगेट कस्टमर्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उस टारगेट सेगमेंट में से भी हम ऐसे लोग ढूंढेंगे जो बिल्कुल ही सेम हो, जिनमें बिल्कुल ही कम डिफरेंस हो, जितना कम हो सकता है। उस कस्टमर को जो बिल्कुल ही सिमिलर और बिल्कुल ही सेम लगे हैं, उस पर ही हम अपने सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएंगे, और वही हमारे लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो जाएगा, और उस सेगमेंट को हम क्या कह देंगे, हमारी निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स सीकिंग समवट स्पेशलाइज्ड बेनिफिट फ्रॉम अ गुड और अ सर्विस। ऐसे कस्टमर्स ढूंढिए जिनको ऐसी ही सर्विस चाहिए और हम यही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड बेनिफिट्स चाहिए एक पर्टिकुलर गुड से, और वो स्पेशलाइज्ड बेनिफिट ही हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी वुड अवॉइड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद लार्जर फर्म्स। लार्जर फर्म्स के साथ हमारा कॉम्पिटिशन खत्म, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही कम काम कर रहे हैं जो एक सेगमेंट में से भी थोड़े लोग फाइनलाइज कर लिए कि इनको ही हमें बेचना है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे। ठीक है, हु आर परसुइंग लार्ज सेगमेंट, जो बड़े बड़े सेगमेंट को कर रहे हैं वो बड़े बड़े को करते हैं, हमारा तो छोटा सा मार्केट है, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन कम हो गया। और इस स्ट्रैटेजी को हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर निश डिसाइड कर लिया और उसी को ही हम क्या करने वाले हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत कंसंट्रेटेड हो गए हैं। उसके बाद देखिए सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी। अब हमें पता है जो हमने सेगमेंट डिसाइड किया है उसमें क्या होगा, सारे कस्टमर बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई मीनिंगफुल डिफरेंस दिख रहा है कि भाई मेरे कस्टमर्स तो यही हैं लेकिन आधों को रेड चाहिए और आधों को ब्लू चाहिए, आपको डिफरेंसेस पता चल रहे हैं, आपके मीनिंगफुल डिफरेंसेस हैं, तो आप उसके बेसिस पे अपने पूरे सेगमेंट को क्या करो, डिवाइड कर दो, फर्दर डिवीजन। पूरी मार्केट में से आपने टुकड़े करे थे, उन टुकड़े में से आपने एक टुकड़ा सेलेक्ट कर लिया था, अब उस टुकड़े का, उस सेगमेंट का भी आपको क्या करना है, फर्दर डिवीजन करना है, और उस फर्दर डिवीजन के बाद वो क्या हो जाते हैं, सब सेगमेंट्स। भाई आधों को रेड पसंद है, आधों को ब्लू पसंद है, तो सब सेगमेंटेशन आपने कर दिया कि एक रेड वाला सेगमेंट है, एक ब्लू वाला सेगमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता चल रहा है कोई मीनिंगफुल डिफरेंसेस है कस्टमर्स की नीड्स में विद इन अ सेगमेंट, तो आप क्या करोगे, सब सेगमेंटेशन कर दोगे, विच आर प्रेजेंटली नॉट बीइंग मेट बाय करंट मार्केट सेगमेंटेशन। जो आपने सेगमेंटेशन किया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर्स के पास वो नहीं पहुंच पा रहा जो उन्हें चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, सब सेगमेंटेशन कर दो। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, ऑफिस डिलीवरी ऑफ फूड। क्या दिया हुआ है, ऑफिस डिलीवरी ऑफ फूड। आप एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या करते हो, फूड की डिलीवरी करते हो। अब वहाँ पर भी क्या है, देखो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग हैं वो खाते हैं खड़े होकर, फूड फॉर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वालों को एसी वाला कमरा नहीं मिला हुआ, उनका काम है, लेबर क्लास वाले अभी के लिए मान लो। ठीक है, एक है हमारा एयर कंडीशनर वाले जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। अब देखो आप जो लेबर क्लास वाले हैं और जो हमारे एसी में बैठ के खाने वाले लोग हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर्स हैं, और एक मान लो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके बीच में प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। खाना दोनों सेम ही खा रहे हैं, लेकिन तरीका कि भाई पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, ये वाले बहुत हाइजीनिक होते हैं, ये वाले कम हाइजीनिक होते हैं, इनके में नैपकिन डालने चाहिए, इनके में नहीं डालने चाहिए, ये होती है स्ट्रैटेजीज। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने डिलीवरी ऑफ फूड वाले बिजनेस को, जो हमने सेगमेंट डिसाइड किया था, उस सेगमेंट में भी हमने क्या कर दिया, सब सेगमेंट बना दिए। एक था हमारा ग्राउंड फ्लोर वाले लोग, एक थे हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले लोग।
प्राइस में डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग। अब हमने और तोड़ तोड़ के उसे इतना छोटा कर दिया, अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये चाहिए होता है, तो वो हो जाती है माइक्रो मार्केटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स हमारे कवर हो गए। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग, नीड फॉर टारगेटिंग। टारगेटिंग की ज़रूरत क्या है और किस तरीके से सेलेक्ट करें कि ये वाला टारगेट हमारा होना चाहिए, ये हमारा टारगेट सेगमेंट होना चाहिए। देयर इज़ नीड फॉर टारगेटिंग, आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरत है टारगेटिंग की, बट अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देयर हैज़ टू बी मैच बिटवीन कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू, जितना पैसा लगा रहे हैं हम चाहते हैं उतनी ही हमारी सेल्स हो, उतनी ही हमारी कमाई हो। देखो, आपको टारगेटिंग क्यों करनी है, उसमें आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। पहला फैक्टर तो यही होता है, अपना मार्केट शेयर देखो, अपने मार्केट में होमोजेनिटी देखो, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ देखो, किस किस का क्या क्या प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, अभी हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पसंद आ रही है। उसके बाद है लाइकलीहुड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्केल इकोनॉमिक्स, अभी कहाँ पर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं या मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स मिल सके, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके। नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फोर्सेस क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और उस कैपेबिलिटी से आप कस्टमर की नीड्स को कैसे मैच कर सकते हो। सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, किसका साइज कितना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती है, इससे पता चलता है सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, आपको लगता है कि भाई आप कितना % प्रॉफिट इससे कमा सकते हो और कितना आप मार्केट शेयर कमा पाओगे। एंटिसिपेटेड मतलब अंदाज़ा, अंदाज़ा लगा के आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे, कितना मार्केट शेयर आप गेन कर पाओगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको कौन से सेक्टर को टारगेट करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नीड्स ऑफ टारगेटिंग। इसके अलावा भी सम अदर फैक्टर्स वाइल इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टारगेट स्ट्रैटेजीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैच्योरिटी, extent of buyer differentiation, market position, structure and intensity of competition, adequate resources, not so important, एक बार बस रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेलियर ऑफ टारगेट मार्केट। अगर आपका टारगेट मार्केट फेल हो जाए, देखो क्या लिखा है इसमें, इफ टारगेटेड सेगमेंट डज नॉट मीट द नीड ऑफ द मार्केटर देन ही मस्ट रेज फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सेगमेंट को टारगेट किया है वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको अपने आप से क्या पूछने हैं, 7 सवाल पूछने हैं। क्या है हमारा पहला सवाल, हैव आवर टारगेट चेंज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्या हमारे टारगेट्स चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। आर वी सीकिंग सेम टारगेट्स वी ऑलवेज वेंट आफ्टर, क्या हम उन्हीं टारगेट्स पर हैं जो हमेशा से हमने डिसाइड किया था। उसके बाद देखिए, फॉर ईच ऑफ आर कोर बिजनेस और ब्रांड्स हाउ डू वी डिस्क्राइब, अपने कोर बिजनेस और ब्रांड के लिए हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपनी मार्केट टारगेट को। जिस मार्केट को हमने टारगेट किया है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमें बहुत डिटेल में उसे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। हैव वी सेगमेंटेड ईच मार्केट इन विच वी ऑपरेट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट टारगेट टू परस्यू, क्या हमने अपनी मार्केट को अच्छे से सेगमेंट किया है और हमने उन सेगमेंट्स को पता लगाया है जो क्या है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। उसके बाद देखिए, what was our rationale for selecting these targets, हमारा क्या मोटिव था, हमने इन सेगमेंट्स को क्यों सेलेक्ट किया था, इन सेगमेंट्स को हमने क्यों सेलेक्ट किया था। व्हाट प्रोसेस डिड वी यूज टू फाइंड देम, कौन सा प्रोसेस हमने यूज़ किया था जब हमने इनको ढूंढा था कि भाई ये वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हम ये वाले पर्टिकुलर कस्टमर्स को बेचेंगे। तो जब हमने उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट किया था तो क्यों किया था और क्या प्रोसेस यूज़ किया था इनको टारगेट करने के लिए। कैन वी प्रूव आर टारगेट्स आर प्रॉफिटेबल, क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने टारगेट किया है वो प्रॉफिट देगा हमें। कैन वी शो दैट दे हैव मेड मनी फॉर अस इन द पास्ट, क्या हम प्रूव कर सकते हैं इन्हें कि इन्होंने हमारा पास्ट में प्रॉफिट कमा के दिया है या फिर फ्यूचर में कमा के देगा। वुड अनदर टारगेट और टारगेट बी मोर प्रॉफिटेबल, इसके अलावा अगर हम किसी अलग चीज़ पर टारगेट करें वो हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है क्या, जिस पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, सारे कोर्स लगा रहे हैं, उसके अलावा कोई और ऐसा सेक्टर है, कोई सेगमेंट है, कोई टारगेट है जिसको अगर हम फोकस करें तो वो हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे दें। क्या हमारे सारे डू ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फो अबाउट द टारगेट रिलेवेंट टू देयर एक्टिविटीज़, क्या जो हमारे अलग फंक्शनल एरियाज़ हैं, जो हमारे फंक्शनल एरियाज़ हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, क्या उसके हिसाब से ही वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये सवाल आपको कब करने हैं, जब आपकी टारगेट आपको लग रहा है कि उतना नीड्स को आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आपने सोचा था 10% प्रॉफिट होना चाहिए, 8% हो रहा है, तो यार 2% क्यों कम हो रहा है, आपको लग रहा है आपका टारगेट मार्केट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है।
तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको अपने आप से 7 सवाल करने हैं, टारगेट्स हैं वो चेंज हुए हैं या सेम है। फिर हमें अपने मार्केट टारगेट को क्या करना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर हमें देखना है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट को ही परस्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आपको देखना है कि आपने इस सेगमेंट को क्यों सेलेक्ट किया था और आपका प्रोसेस क्या था इसको फाइंड आउट करने का। उसके बाद आपको देखना है कि आपके टारगेट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। या तो आप पास्ट रिजल्ट्स दिखाओ, या फिर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कमा सकते हो तो आप उसके लिए एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, या फिर आपको टारगेट चेंज करने की ज़रूरत है, कोई और ऐसा टारगेट है जो आपको इससे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है, वो मोर प्रॉफिटेबल हो सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फंक्शन एरियाज है, जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफिस में हो रही है, हमारे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, क्या उन सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है और उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पोजीशनिंग, कि पोजीशनिंग क्या होता है। आपने क्या किया, आपने अपना मार्केट को टुकड़ों में तोड़ा, उसमें से एक टुकड़ा आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इस टुकड़े को क्या करूँगा, सर्व करूँगा, वो आपका टारगेट मार्केट हो जाता है या टारगेट सेगमेंट हो जाता है। अब ये सब तो हो गया, अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसको आइडेंटिफाई करो, और उस प्रोडक्ट में भी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, जिससे आपके कस्टमर के दिमाग में आपकी एक इमेज छप जाएगी। जैसे हमारा अमूल है, अमूल का कैसे आपके दिमाग में आता होगा, अमूल सुनते ही कि भाई अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं और अमूल दूध पीता है इंडिया, उन्होंने ऐसे किया है कि भाई इंडिया की चॉइस क्या है, अमूल है। वैसे ही हमारा आता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हमारी टाटा नैनो आई थी, उसको क्या बोला गया था, अफोर्डेबल कार फॉर एवरीवन। उसको ऐसी पोजीशन दी गई थी मार्केट में कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कार कोई है ही नहीं, इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल कार। मार्केट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार कौन सी है, टाटा नैनो, उसको ऐसे पोजीशन किया गया था। और मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कोल्ड ड्रिंक आती है माउंटेन ड्यू, आई नो आप सबने सुना होगा, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू ने अपने प्रोडक्ट को कैसे रखा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स हैं, जिनको एडवेंचर करना पसंद है, जिनको थ्रिल करना पसंद है, फॉर दोज हु डेयर, जो डर के आगे जीतना चाहते हैं, जिनको डर से आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या है, माउंटेन ड्यू है। आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का एक कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन बनाना है, एक आइडिया उसके दिमाग में घुसाना है कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में अगर वो नाम सुने तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसका मार्केट में क्या पोजीशन है। कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, वही आपकी मार्केट पोजीशन होती है। ठीक है, चलो देखते हैं पोजीशनिंग क्या है। पोजीशनिंग इज द बैटल फॉर द माइंड। माइंड के लिए बैटल है, मतलब आपको क्या करना है, अपने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को छापना है, अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट का पोजीशन बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि भाई हमें कौन से कस्टमर्स को क्या बेचना है। अब आपने बेचने के लिए प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, बिजनेस कस्टमर्स within the targeting segment must be offered relevant propositions that have direct relevance to their characteristics, needs and buying behavior। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको माउंटेन ड्यू का, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, जिन लोगों को थ्रिल पसंद है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में माउंटेन ड्यू की इमेज बना रहे हैं कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक लें तो वो कौन सी लें, माउंटेन ड्यू। दोज हु डेयर, जो डेयरिंग लोग हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाई गई है माउंटेन ड्यू। तो हम तो इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की पोजीशन बना रहे हैं। माउंटेन ड्यू ने डेयरिंग लोगों की, एडवेंचरस लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाई कि ये कोल्ड ड्रिंक सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनी है। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नीड्स और उनकी बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाते हैं, उसको बोला जाता है पोजीशनिंग। आपको अपने प्रोडक्ट को हट के दिखाना है अपने कॉम्पिटिटर्स से, उसको कहा जाता है पोजीशनिंग। जैसे देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, लेकिन अमूल ने ऐसा प्रोडक्ट, अमूल जो है उसने अपनी मार्केटिंग ऐसे की है, अपनी पोजीशनिंग ऐसे करी है कि भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, कि पूरा इंडिया कौन सा दूध पी रहा है, अमूल दूध पी रहा है। ऐसा नहीं है कि और वेराइटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, अमूल का आता है। वैसे ही हमारी कोलगेट, आपको पता है कोलगेट कैसे ऐड करती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मेरी टूथपेस्ट में तो है, तो कोलगेट कहती है कि भाई मेरी टूथपेस्ट बेस्ट है क्योंकि इसमें नमक है। सबका अलग अलग तरीका अपना मार्केटिंग करने का। ऐसी सेंसोडाइन है, सेंसोडाइन क्या कहती है, वी आर फॉर सेंसिटिव टीथ। अगर आपकी टीथ सेंसिटिव है, आपके दांतों में झंझनाहट है, तो आप कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करो, सेंसोडाइन यूज़ करो। क्यों, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है, डेंटिस्ट ने अप्रूव करी हुई है और हमारी सेंसिटिव टीथ के अकॉर्डिंग ही हमने बनाई है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे पोजीशन किया है कि ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, सेंसिटिव टीथ के लिए। ये होता है मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में आपको क्या क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना है, उसको बोला जाएगा पोजीशनिंग। देखो, पोजीशनिंग इज कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग अ परसेप्शन इन अ कंज्यूमर्स माइंड अबाउट नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी के नेचर के बारे में, एंड इट्स प्रोडक्ट रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर। दूसरे कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है उसके बारे में आपको बताना है, इसलिए आपको कहा जाएगा, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोजीशनिंग। इट रेफर्स टू डेवलप अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर अपील दैट द फर्म कैन प्रेजेंट टू कस्टमर इन ईच टारगेट सेगमेंट। आपको यहाँ पर एक यूएसपी डेवलप करना है। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से हटके क्यों है। जैसे टाटा नैनो आई, वो क्यों सारी कार से हटके है? क्योंकि वो द मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, मोस्ट अफोर्डेबल कार है, सबसे सस्ती मिलती है। लेकिन कार जो नॉर्मली मार्केट में मिल रही है वो क्या है? महंगी है। लेकिन टाटा नैनो कहती है कि मैं सबसे सस्ती हूँ, मुझे खरीदो। उसकी पोजीशनिंग ही ऐसे की गई है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, तो उसका यूएसपी है लोएस्ट प्राइस। उसका यूएसपी क्या है? लोएस्ट प्राइस। वैसे ही हमारी सेंसोडाइन है, वो कहती है सेंसिटिव टीथ के लिए हमसे बेहतर कोई पेस्ट्री नहीं है। ऐसे उसको पोजीशन किया गया है कि कॉम्पिटिटर से क्यों बेहतर है? क्योंकि हम सेंसिटिव टीथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर अपील, कि आप कौन से पार्ट को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो ऑफ करना चाहते हो, यूएसपी बनाना चाहते हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रेजेंट करना है कस्टमर्स को हर सेगमेंट में। It is now that marketing mix is designed to implement target marketing strategy and marketing communication convey the intended positioning। अब जो होता है मार्केटिंग मिक्स हम बनाते हैं, जो इंप्लीमेंट किया जाता है टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, जो हमने टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऊपर डिसाइड करी थर्ड वीडियो में। उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटेंडेड पोजिशनिंग को कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी मार्केटिंग से। उसके बाद देखिए पोजिशनिंग प्रोसेस क्या होता है। पोजिशनिंग का करने का तरीका अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट डिसाइड कर लोगे कि भाई ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। उसके बाद उस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप क्या करना चाहते हो, सारे लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हो। ठीक है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? आपने कस्टमर्स को सैंपल दिए, उनसे रिव्यू लिया, आपने सर्वेस कराए, उनसे रिव्यू लिया, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के का क्या परसेप्शन बन रहा है लोगों के दिमाग में, वो आपको सैंपल्स बेच के, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके, सर्वेस करा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और आपको देखना है जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? डिटरमाइन करनी है अपने प्रोडक्ट की करंट पोजीशन, कि आपके उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या पोजीशन है, उसका पता लगा लो। उसके बाद आपको ये देखना है कि कस्टमर्स कौन से एट्रीब्यूट्स को मोस्ट प्रेफर कर रहा है। मान लो 5 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से ऐसी 3 हैं जो कस्टमर पसंद कर रहा है, 2 नहीं कर रहा। तो आपको ये देखना है मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा है और उसी को आपको आगे बढ़ावा देना है, उसी को ही फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जामिन द फिट बिटवीन प्रेफरेंसेस ऑफ द मार्केट सेगमेंट को क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या चाहिए, और आपके करंट पोजीशन क्या है, आपके प्रोडक्ट की करंट पोजीशन क्या है, उसे कहा जाता है मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है और मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केटिंग की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसको आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है। इसी को कहा जाता है मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, उसके बाद देखो पोजीशंस को आइडेंटिफाई करो और प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाओ या फिर अपने नए प्रोडक्ट्स ही ले आओ। ठीक है, उसके बाद देखो राइट पोजीशनिंग स्टेटमेंट और वैल्यू प्रपोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन टू गाइड डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट स्ट्रैटेजी। अब आपको एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी लानी है। जैसे मैंने बताया ना, अमूल ने बनाई है अमूल दूध पीता इंडिया, वो उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है कि भाई पूरा इंडिया अमूल दूध ही पीता है। और जैसे हमारी टाटा नैनो का बताया मैंने, द मोस्ट अफोर्डेबल कार, तो उन्होंने यही कहा सबसे सस्ती कार टाटा नैनो ही है। ये आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। वैसे ही मैंने आपको बताया सेंसोडाइन का कि टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ, तो सेंसिटिव टीथ के लिए जो टूथपेस्ट है उसका नाम क्या है? सेंसोडाइन है। वो एक ही टूथपेस्ट है जो सेंसिटिव टीथ के लिए, चाहे भले बहुत आती हो मार्केट में, लेकिन अगर आप सेंसिटिव टीथ की बात कर रहे हो तो आप सेंसोडाइन की बात कर रहे हो। आप दूध की बात कर रहे हो तो आप अमूल की बात कर रहे हो। मोस्ट अफोर्डेबल कार की बात हो रही है तो टाटा नैनो की बात हो रही है। इस तरीके से आपको एक ऐसी स्टेटमेंट भी बनानी है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को, प्रोडक्ट के प्रपोजिशन को और आपके पोजीशनिंग को बता पाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है और ये उसी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद कौन से एट्रीब्यूट को हमें क्या करना है? ऑफर करना है, वो पता लगा लिया। फिर लोगों का रिएक्शन देखो, सैंपल्स भेज के, सर्वेस करा के आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उनके दिमाग में क्या इमेज बन रही है। उसके बाद आपको उसकी करंट लोकेशन देखनी है अपने प्रोडक्ट की, कि करंट लोकेशन क्या है उसकी आपकी। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, उसको डिटरमाइन करो। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 5 चीज़ें आप उसके बारे में बता रहे हो, तो कौन सी 3 पसंद आ रही हैं, कौन सी 4 पसंद आ रही हैं, कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है मार्केट सेगमेंट के प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है और आपके प्रोडक्ट की करंट पोजीशन क्या है, मतलब आपको क्या ऐड ऑन करने की जरूरत है, क्या हटाने की जरूरत है। ये आपको पता चल जाएगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट पता चल गई कि मार्केट को ये 4 चीज़ें चाहिए और आपके प्रोडक्ट में ये 2 हैं। अब आपको पता चल गया ये 2 और ऐड करनी पड़ेगी, कि आपके प्रोडक्ट में मार्केट को 4 ही चाहिए, आपके प्रोडक्ट में 6 चीज़ें हैं, तो आपको वो 2 हटाने की जरूरत है या चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो? पता लगा लेते हो 6 स्टेप तक। आइडेंटिफाई पोजीशन वेयर एडिशनल न्यू प्रोडक्ट्स माइट बी प्लेस्ड। आपको नई पोजीशन पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ पे आपको एडिशनल नई प्रोडक्ट्स आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको अपनी एक स्टेटमेंट बनानी है, दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया अमूल दूध पीता इंडिया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग 2 टाइप की हो सकती है, फिजिकल पोजीशनिंग और परसेप्चुअल पोजीशनिंग।
फिजिकल पोजिशनिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फिजिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसा दिखेगा, जो चीज़ आप देख सकते हो, दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और परसेप्चुअल पोजिशनिंग, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या सोचेगा, एक तो वो देख कर सोचेगा, वो है फिजिकल पोजिशनिंग। एक है वो सारी चीज़ें, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे किया है, द वेज प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंटेड, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया और वो बेकार आ गया, फिर आपने फिर कुछ ऑर्डर किया, फिर बेकार आ गया, फिर चौथी बार ऑर्डर, तीसरी बार ऑर्डर किया, चौथी बार ऑर्डर किया, पांचवी बार ऑर्डर किया, आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं आए, तो छठी बार आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक पोजीशन है फ्लिपकार्ट की, उसे कहा जाएगा परसेप्चुअल पोजीशनिंग, ना कि फिजिकल पोजीशनिंग। परसेप्चुअल क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो हुआ है उसके बेसिस पे आया हुआ है। ठीक है, लोगों ने बोल दिया, आपने कभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया, लेकिन लोगों ने आपको बोला फ्लिपकार्ट अच्छा नहीं है, डिलीवरी लेट करता है, टूटे फूटे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, या डिलीवरी बॉयज ही चोरी कर लेते हैं, प्रोडक्ट कुछ और आ जाता है, जो ऑर्डर करते हैं वो नहीं आता। तो आपने लोगों की बातें सुनी और उसके बातों से अपने दिमाग में फ्लिपकार्ट की एक इमेज बना ली, वो भी क्या होता है, परसेप्चुअल पोजिशनिंग। उसके बाद है एंडोर्समेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़, जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं एड्स करने, अगर आप फैन हो आलिया भट्ट के, तो आलिया भट्ट जिसकी ऐड कर रही है वो चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे। ठीक है, ये होता है परसेप्चुअल पोजिशनिंग, जब आप किसी और से इन्फ्लुएंस होके कोई चीज़ कर रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल पोजिशनिंग। मार्केटर को दोनों चीज़ें करनी है, उसे फिजिकल और परसेप्चुअल दोनों ही पोजिशनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। पोजिशनिंग कंसर्न्स अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड टू कीप अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स। अब जितने भी कस्टमर्स टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, उन सब कस्टमर्स के दिमाग में सेंसोडाइन को अपनी एक क्लियर, एक डिफरेंट, एक डिजायरेबल प्लेस बनाने के लिए ऐसी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी कि वो कस्टमर को अलग से हटके दिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस बनाना है रिलेटिव टू योर कॉम्पिटिटर्स पोजिशनिंग। उसके बाद देखिए, पोजिशनिंग इज नॉट अबाउट वट यू डू टू अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के साथ क्या करते हो वो नहीं, ये होता है कि आप कस्टमर के माइंड के साथ क्या कर रहे हो, माइंड में कैसी इमेज क्रिएट कर रहे हो। पोजिशनिंग इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजायर्ड इमेजेस इन द माइंड ऑफ द टारगेटेड कस्टमर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको इमेज क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में। इट इज नेसेसरी टू गिव कस्टमर इन द टारगेट मार्केट वन और मोर गुड रीजंस टू सेलेक्ट योर कंपनी रेदर देन योर राइवल्स। मतलब अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हो तो आप सेंसोडाइन क्यों खरीदोगे, आप कॉलगेट क्यों खरीदोगे, आप कोई और टूथपेस्ट क्यों खरीदोगे, ये सारा कुछ सोचना किसका काम है, कंपनीज का काम है। कि भाई अगर पर्सन टूथपेस्ट खरीदने आ रहा है तो वो टूथपेस्ट, वो हमारा टूथपेस्ट क्यों खरीदेगा, ये इमेज बनाना किसका काम है, कंपनीज का काम है। उनको देखना है कि कस्टमर आपको क्यों खरीदे, और मतलब सेंसोडाइन कंपनी को ये सोचना है कि कस्टमर सेंसोडाइन का टूथपेस्ट क्यों खरीदेगा और कोलगेट का क्यों नहीं खरीदेगा, डाबर का क्यों नहीं खरीदेगा, हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, ये किसको सोचना होता है, मार्केटर को सोचना होता है। दस पोजिशनिंग कंप्राइजेज ऑफ बोथ कस्टमर नीड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशन। अब आपको पोजिशनिंग में दो चीज़ों पे फोकस करना होता है कि कस्टमर की नीड्स क्या, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाओ, और कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशन भी देखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट हटके कैसे दिखे, आपको अपनी यूएसपी क्या करनी होती है, बतानी होती है। द कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड विद सेम एडवांटेज टू द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यही आप नए प्रोडक्ट्स में भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल गुड्स एंड फॉर सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट्स। मतलब ये पोजिशनिंग आप हर फील्ड में कर सकते हो, गुड्स में भी कर सकते हो और सर्विसेज में भी कर सकते हो। पोजिशनिंग आप किन किन बेसिस पे कर सकते हो, प्राइस पे, जैसे मैंने आपको बताया टाटा नैनो, एट्रीब्यूट्स पे, जैसे सेंसोडाइन ने बताया हमारी सेंसिटिव टीथ के लिए है, एप्लीकेशन पे, प्रोडक्ट यूजर पे, प्रोडक्ट क्लास पे, कंप्लीटनेस पे, फर्स्ट मूवर पे, कि हम सबसे पहले आए हैं, हम सबसे पहले लेके आए हैं, उसके बेसिस पे पोजिशनिंग कर सकते हो। एक्सक्लूसिविटी पे, कि एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ही है, जैसे मर्सिडीज है, रिच लोगों के लिए ही है, वो होता है एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, उसके बाद हेल्थ, पर्सनलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बेसिस होते हैं कुछ पोजिशनिंग के। इसके आपको नाम ही है आपकी बुक्स में, आप नाम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।